Hello everyone, welcome to Kalam IAS. In this video, we'll try to analyze the question सॉल्व होने वाले कितने जो हमने अभी जो लास्ट मॉक टेस्ट लिखा था उसमें हम ये समझेंगे कि हर क्वेश्चन के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हर क्वेश्चन को हम कैसे कुछ कॉमन सेंस लगा के या जो पढ़ा हुआ है उसको एग्जैक्टली यूज कैसे करना है और कैसे हमारी जो डेली ऑब्जर्वेंस की चीज़ है आउट ऑफ सब्जेक्ट या आउट ऑफ इंटरेस्ट हम जो चीज़ें पढ़ते हैं कैसे उनको अप्लाई करके हम जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें क्या है कि आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसके लिए आपको बोला है कि आप कंसिडर कीजिए फॉलोइंग चीजेस। अब जैसे इसमें पहला है जिंजर, सेकंड इज क्राइसेंथियम, थर्ड इज स्वीट पोटैटो, फोर्थ इज पोटैटो। अब उसमें पूछ रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर प्रोपगेटेड विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें दो चीजें दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। फर्स्टली कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और हो सकता है कि हमें लगे कि हम तो बहुत साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट कि सारे कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। पर जब आप क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ेंगे जो स्टेटमेंट के बाद दिए उसमें लिखा है कि रूट्स जो हैं उनको यूज करके कौन सी वेजिटेशन है जो वेजिटेशन या वेजिटेबल है जो अपना प्रोपगेशन करती है। अब हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, जिंजर, क्राइसेंथियम, स्वीट पोटैटो, पोटैटो। तो इसमें जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वो चीज़ें हैं जो डेली जो होता है ना कि जब भी हम खाना खाते हैं तो ये वेजिटेबल्स तो हमारा इंग्रेडिएंट होते हैं। जिंजर जो है हम चाय में पीते हैं, पोटैटो जो है हम उसकी सब्जी खाते हैं, पराठे खाते हैं, स्वीट पोटैटो शकरकंदी सब लोग खाते हैं। क्राइसेंथियम इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, हो सकता है आप लोगों में से आधे लोगों को पता हो आधे लोगों को ना पता हो। अब ये क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी इनमें से वेजिटेबल है या पार्ट है जो रूट्स के थ्रू प्रोपेगेट करती है। तो अब जैसे हमने देखा है कि अदरक हम सबने देखा है तो अदरक में कहीं भी ऐसा स्कोप लगता है क्या कि रूट्स के थ्रू ये प्रोपेगेट करता होगा। द आंसर इज नो। तो हम क्या कर सकते हैं कि पहला ऑप्शन हटा देंगे। तो जैसे ही हमने पहला हटाया ए गया उसके साथ ही डी गया। उसके बाद है, अब जैसे हमने पहला हटाया तो हम इसको जिंजर वाले वे से भी सोच सकते थे या पोटैटो वाले वे से भी सोच सकते थे, क्योंकि एनीवे पोटैटो जो है या आलू जो है वो भी हमने देखा है कि रूट्स के थ्रू प्रोपेगेट तो नहीं करता। तो स्वीट पोटैटो हम सबको पता है कि करता है। उसके बाद वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, टू एंड थ्री ओनली और थ्री ओनली। तो उसके बाद हम क्राइसेंथियम, अगर किसी को आइडिया है कि फ्लावर्स है तो फ्लावर्स जो मतलब ये जो फ्लावर है वो रूट्स के थ्रू तो प्रोपेगेट नहीं करता है। बट स्टिल अगर हम इस क्वेश्चन को 100% भी एक बार को ना कर पाए, 50-50 इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो हम क्वेश्चन को एक आगे लेवल तक तो लेके जा ही रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से हमारी लर्निंग क्या है कि हम जो भी हम अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं तो डेली ऑब्जर्वेशन जो है, डेली ऑब्जर्वेशन, आई रिपीट, कि हमें क्वेश्चन हमेशा ये नहीं सोच के करना है कि हमने बुक्स में क्या पढ़ा है, हिस्ट्री की बुक में क्या पढ़ा है, लक्ष्मीकांत में क्या लिखा है, बल्कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी हम जो जिन जिन चीज़ों को नॉर्मल विजिट करते हैं, जिन जिन चीज़ों को देखते हैं, उनको भी हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो करना है। और फॉर डिटेल, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है या इनके जो सेंटेंसेज हैं वो एग्जाम में हमारे रिपीट हो जाए, तो डिटेल के लिए जो आंसर शीट है वो प्रोवाइड करी गई है कलाम आईएएस का, आप एक बार उसको जरूर रेफर करें। आप एक बार उसको जरूर रेफर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ संथाल ट्राइब्स। तो संथाल ट्राइब्स के बारे में है। तो पहला स्टेटमेंट है कि वो साउथ इंडियन की जो स्टेट है, साउथ स्टेट ऑफ इंडिया, उनमें होते हैं। फिर उसमें अगला स्टेटमेंट दिया है कि लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, और थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि संथाली एज अ लैंग्वेज 8th शेड्यूल में ऐड की गई थी थ्रू 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब टेक्निकली दिस इज अ ज्योग्राफी क्वेश्चन, तो मतलब कि संथाल ट्राइब कहाँ रहती है और सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है, सेकंड कौन सी है। पर हमें क्या करना है, हमें जो चीज़ हमने हिस्ट्री में पढ़ी, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा संथाल रिवोल्ट, जिसके बाद हम पढ़ते हैं कि संथाल परगना बने थे और भी चीज़ें हुई थी। तो अगर हमने हिस्ट्री में संथाल ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ा है तो हमें पता होगा कि ये वाला जो रिवोल्ट था वो झारखंड प्लेट्यू जो है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, उस रीजन में एक्टिव था। तो जैसे हम इस अपनी फैक्चुअल नॉलेज को यूज़ करते हैं, हम बड़ी ईजिली पहला जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर देंगे, जिससे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी अपने आप बाहर हो जाते हैं। उसके बाद अगेन की उसमें ऑप्शन दिया है कि लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है इंडिया में। तो एक्सपेक्ट कि अगर आप सीरियस यूपीएससी एक्सपीरियंट हैं तो ये जो लार्जेस्ट लार्जेस्ट चीज़ें हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन से हमें दो चीज़ें देखने को मिली। एक तो कि इंटर सब्जेक्ट हम चीज़ों को समझें कि जो हमने नॉलेज
हिस्ट्री में यूज़ करी है उसको हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन में सॉल्व करने में यूज़ कर पाएँ। और दूसरा कि बेसिक फैक्ट जो है वो हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, इकोनॉमी के टर्म में क्या है। तो एटलीस्ट आपको बेसिक बेसिक जो फैक्चुअल डेटा है वो तो आपको पता होना ही चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेक्निक अडॉप्टेड इन एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ जो आपको फोकस करना है वो है कि किसकी बात हो रही है, एनर्जी प्रोडक्शन की थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे क्या करते हैं कि वेस्ट टू एनर्जी जो है हम जनरेट कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा सवाल है तो क्या है कि जैसे आप शुरुआत में एकदम से क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि इंसिनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको लगेगा कि ठीक लिखा है। पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन देखने में लगेगा सबसे ही कर सकते हैं, पर जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। और अब आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनको मोल्ड किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, देयर इज दिस ऑप्शन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हो सकता है आप सोचो यार ऑक्सीजन तो होता ही है, आप एब्सेंस और प्रेजेंस वर्ड पे ध्यान ही ना दो। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि जब भी हम पढ़ रहे हैं किसी भी कंसेप्ट को, वेस्ट टू एनर्जी का पढ़े या कोई भी पढ़े, तो जो बेसिक फैक्चुअल डिटेल्स जो हैं, लाइक रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, रीडिंग लाइंस वेरी अटेंटिवली। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें आपको 4 सेशन या 4 जो अभी रिसेंट जो समिट वगैरह हैं वो दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दिया है, जो यूएनएफसीसी का क्रॉप कॉप है उस वो दिया है आपको, उसके अलावा एससीओ का जो समिट है उसको दिया है आपको। तो अब इन सारे क्वेश्चन से आपकी क्या लर्निंग होती है कि इन सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत लॉजिकली आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब देयर कैन बी नो रूल या फिर नो कॉमन सेंस कि क्यों कोई समिट जो है वो पर्टिकुलर कंट्री में हुआ होगा या किसी रीजन में हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप टेस्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या हेल्प होती है कि आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको रिवाइज कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो एग्जाम के अंदर या नहीं। और ऐसी जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं इनमें आपको गलत नहीं होना है। तो जब भी आप ऐसा कुछ आपको किसी भी टेस्ट सीरीज से मिले तो आप एक जगह पे नोट करके लिख लो, एंड अगेन जब आप पढ़ भी रहे हो तो ऐसी सारी डिटेल्स जो है उनको पढ़ो। तो दीज आर बेसिकली नॉलेज बेस। ये क्या करेगा, आपका नॉलेज को इन्हांस भी करेगा। तो इनमें कोशिश करो कि आपका नॉलेज बेस जो है वो बहुत अच्छा हो, ताकि आप फटाफट ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक अराइव कर पाओ। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी जो है उसको कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है, क्योंकि बहुत सारे सीज होते हैं, ब्लैक सी होता है, मेडिटेरेनियन सी होता है, कास्पियन सी होता है। तो बहुत मुश्किल होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं पर रिकॉल नहीं होता, लगता है सारी कंट्रीज तो सेम ही है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। आई शो यू। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉर्डन देखिए आप, और तो आप देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया। तो अगर आपको ये तो नहीं पता हो कि कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है, अगर आपको ये पता है कि जॉर्डन जो है वो ऑलमोस्ट लैंड लॉक कंट्री है, बहुत थोड़ा सा जो है पर्शियन गल्फ में खुलती है, सेम नॉर्थ मैसेडोनिया, ये पूरी लैंड लॉक कंट्रीज है। तो जब ये दोनों लैंड लॉक कंट्रीज हैं तो हाउ कैन दे मेक बॉर्डर विद मेडिटेरेनियन। आप सोचिए, अगर ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं तो वो किसी भी सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाएंगे, राइट। तो ऐसे जो नॉलेज है कि जो आपने एनीवेयर, मतलब जरूरी नहीं है कि जब आप मेडिटेरेनियन पढ़ रहे हो तब आपने ये बात पढ़ी हो, आसपास का भी जो रेलिवेंट चीजें हैं उनसे आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप इसमें सेकंड ऑप्शन काटेंगे सबसे पहले, या फिर फॉर दैट मैटर आपको केवल यही पता है कि नॉर्थ मैसेडोनिया नहीं है, तो भी इजीली आपका आंसर जो है वो आ जाए, राइट। तो अब हम, और ऑल्सो ऐसे क्वेश्चन में आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट टेस्ट सीरीज में जो कंट्रीज आप पढ़ रहे हैं, जैसे हमने आपको आंसर प्रोवाइड किया है कि दीज आर द ग्रीन कंट्रीज विच बॉर्डर योर मेडिटेरेनियन सी। तो आपकी कोशिश कर होनी चाहिए कि अगर आपको टेस्ट देने से पहले नहीं पता है कोई बात नहीं, पर अगर आपने टेस्ट दे लिया है तो आप कोशिश करें कि अब इसके बाद जो क्वेश्चन है आपसे गलत ना हो। डू रिवाइज देम वेल। यस, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया है और फिर आपको पहचानना है कि ये किस रीजन की बात हो रही है। तो व्हाट द डिस्क्रिप्शन इज, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय वीक वेरिएबल winds mainly from west. Nocturnal cooling may be sufficient to create early morning mist, but they disappear as the sun rises abruptly after 6 a.m. तो बेसिकली ये आपको पूरा दिया है कि जनरली सुबह मॉर्निंग में हल्का मिस्ट होता है, थोड़ी सी कूलिंग भी होती है, और फिर जैसे ही सनराइज होता है तो मिस्ट जो है वो पूरा
छुप जाता है सुबह के टाइम पे। तो आप अगर कोर ज्योग्राफी में या जो कोर कंसेप्ट होते हैं ना, इससे यही लर्निंग है। इसका आंसर है इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि ये सारे जो फीचर्स हैं ना वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट के हैं। तो ये वाले जो डिस्क्रिप्शन है ना वो आपसे तब हैंडल होंगे जब आपने ये जो कंसेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से रीड किया होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जो कोर ज्योग्राफी कंसेप्ट है, कोर ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जाम्पल जनरली हम यूपीएससी में ऐसे आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे आते हैं कि ट्रॉपिकल, जैसे आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया होगा, फिर पूछते हैं कि ये क्रॉप कौन सी है ना। तो हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट दी हो कि उसमें वाटर जो है इतने अमाउंट में ज़रूरी होता है, टेम्परेचर जो है इतना चाहिए, सनशाइन डेज इतने होने चाहिए, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये वाले क्वेश्चन हमसे कैसे होंगे जब हमने लॉजिकली चीज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा कि किसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। अगर सवाना है तो उसका टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेरेनियन जो होता है उसमें विंटर में रेन होती है, वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। रेन फॉरेस्ट का टाइप अलग होता है, कोरल्स का टाइप अलग होता है, किसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है। तो इनके लिए आपको क्या करना है, दीज आर नॉट फैक्ट बेस्ड। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कोर पता होने चाहिए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, स्पेशली ज्योग्राफी के लिए, आप क्या करेंगे, अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे अलग है, राइट। उसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला है कि वेदरिंग एड्स इन द प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट ऑफ मिनरल्स। इरोजन जो है वो उसका डिग्रेडेशन प्लस डिपोजिशनल दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। इन उसमें आगे देखा है, ऑल एजेंट्स ऑफ इरोजन आर कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो अब आप एक चीज सोचो, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन। तो हम पढ़ते हैं कि विंड होता है ना, विंड के थ्रू इरोजन होता है, वाटर के थ्रू इरोजन होता है, स्ट्रीम के थ्रू इरोजन होता है। वाटर में भी स्ट्रीम नदियों के थ्रू होता है, ओशन के थ्रू होता है। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में भी जो हम पढ़ते हैं कि जो कैल्शियम रिच रीजन में जो टोपोग्राफी बन जाती है, तो अंडरग्राउंड वाटर एक फैक्टर हो गया। तो आप एक चीज सोचिए कि ये बात सही है कि जनरली सारी चीजें क्लाइमेटिक फैक्टर से रेगुलेट होती हैं या रिलेटेड होती हैं, पर हर चीज क्लाइमेटिक फैक्टर से कंट्रोल नहीं होती। फॉर एग्जांपल विंड होगी, है ना, वाटर होगा, ओशियंस होंगे, पर आप एक चीज सोचिए कि जो अंडरग्राउंड वाटर जो है ना, तो अंडरग्राउंड वाटर तो नहीं होता है। तो ऐसे जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके, फॉर एग्जांपल अब इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा था कि अंडरग्राउंड वाटर है या नहीं है, पर एक ऑल एजेंट शब्द था। तो ऑल एजेंट शब्द देखो, आपको समझना चाहिए कि क्या है या नहीं। तो आपको क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म योर ऑप्शंस अच्छे से। दिस इज द वे टू। Our next question is, in some unique places in India, one can see 5 rivers through coming together coming, मतलब ऐसा कोई जगह है कि जहाँ 5 rivers कमिंग टुगेदर टुवर्ड्स वन डायरेक्शन फॉर्मिंग अ पंचमुखी। तो ये पंचमुखी जो है वो कौन सी जगह पे बनता है कि बहुत सारी रिवर्स आके, मतलब ऐसा क्या है कि एक ऐसे 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 करके 5 रिवर एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं। मतलब रीजन तो 5 पंजाब में भी है जो अलग है, पर वो एरिया में ड्रॉइंड है। ये बोल रहे हैं कि सारी रिवर्स एक ही डायरेक्शन में आ रही कुछ इस पैटर्न में। तो ऐसा कौन सा प्लेस है। तो अब जैसे इसमें आप 2 मिनट सोच सकते हो कि वाराणसी जो है उसमें कोई चीज इकट्ठी नहीं होती, दो चीजें मिलती हैं पर इतना नहीं है। पर सुंदरवन वाला जो एरिया है वो डेल्टा वाला एरिया है, मतलब, और ये लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड भी है। तो बहुत सारी नदी जब आपस में आती है तो लास्ट में वो कुछ कुछ ऐसा ही पैटर्न बना लेती है। तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि सुंदरवन में भी ऐसा हो। इस बेसिस पे आप गैस कर सकते थे, राइट। फिर उसके अलावा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। आई एम श्योर कुछ लोगों को कुछ स्टेटमेंट आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलरली, आप तीसरे स्टेटमेंट पे आइए तो आपको एक चीज नोटिस हो सकती है। राजस्थान इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर उत्तर प्रदेश। तो अब ये कहना चाह रहा है कि राजस्थान जो है वो सेकेंड रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर यूपी। लेट्स अज्यूम कि हमें ये भी नहीं पता राजस्थान फर्स्ट पे आएगा या सेकंड पे आएगा या क्या होगा, बट इफ यू हैव सीन मैप सीरियसली तो आपको पता होगा कि राजस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश से तो बड़ा है। तो ये यूपी के बाद कैसे आ सकता है, रैंक हमें नहीं पता है, पर इन जनरल दिस स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट।
सॉरी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। आप जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है कि वो स्टेटमेंट ही बता रहा हो कि मैं गलत हूँ, विच वॉज द केस इन दिस। एंड ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको संथाल वाले क्वेश्चन में भी बोला था, आपको बहुत बेसिक तो पता होना चाहिए। मतलब आपको छठवीं रैंक ना पता हो किसकी चलेगा, पर फर्स्ट और सेकंड यू मस्ट बी नोइंग, है ना। तो प्रिपेयर वेल लाइक सच क्वेश्चंस। और अगेन उसके बाद डिटेल्स प्रोवाइड है, तो आप एटलीस्ट इस क्वेश्चन की डिटेल्स तो मिस नहीं करें। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑकरेंस ऑफ फ्रंट्स आर द टिपिकल फीचर। इसमें क्या है कि फ्रंट्स के बारे में आपको क्वेश्चन दिया गया है। अगेन ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आपको गलत नहीं करना है। एनसीईआरटी अगर आप सीधा सीधा पढ़ेंगे तो इसके लिए क्या है कि स्टैटिक अच्छे से पढ़िए आप। और जो मैंने ऊपर भी बताया था कि कोर ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट हैं, कोर कंसेप्ट ज्योग्राफी के, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें है ऑफ ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन, है ना। तो जो फ्रंट जो होते हैं ना, वो जनरली आपके जो मिड लैटिट्यूड या फिर टेम्परेट रीजन जो उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन। तो ऐसी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो उसकी वजह से बहुत इजीली जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज कौन से स्फीयर में होती है, और जो क्लॉकवाइज है वो कौन से स्फीयर में होती है। अगेन आई एम टेलिंग कि माय पर्पस इन दिस सेशन इज नॉट टू कन्वे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। मतलब नॉलेज तो आप वैसे भी टेस्ट के आंसर पढ़ोगे तो होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूपीएससी का जो एग्जाम देंगे उसमें गारंटी नहीं है कि ये 100 के 100 क्वेश्चन रिपीट हो, या फिर फॉर दैट मैटर यूपीएससी में जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो हमने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि कैसे अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको आप यूज कर सकते हो। कैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री में संथाल पढ़ा है तो आप उसको ज्योग्राफी में ला सकते हो कि अरे संथाल रिवोल्ट वहाँ हुआ था तो संथाल भी वहीं के होंगे। या फिर अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है उसे आप पढ़ पा रहे हो, आप क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहे हो कि एब्सेंस प्रेजेंस माइनर से गलती करके आ रहे हो। तो दिस इज द आइडिया। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद एक लर्निंग एक अप्रोच बताऊं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि वी आर इन प्रिपरेशन फेज नाउ। अभी हमारे पास लगभग 40-50 दिन के आसपास बचे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें जिन पे हमें थोड़ा और ज़्यादा फोकस करना है पढ़ते टाइम, और हर क्वेश्चन से हमारी लर्निंग क्या होनी चाहिए, राइट। Our next question is which of the following qualification laid down by the constitution for a person to be chosen as a member of parliament। तो पार्लियामेंट जो है उसके लिए क्या क्या जो कंडीशंस हैं वो होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली पहले हमने थोड़ा जो मिसप्रिंट हो गया था, राज्यसभा की जगह पार्लियामेंट लिख दिया था, तो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट आ गया था। बाकी बेसिक पॉलिटी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 1 और 2 इसका आंसर है। तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, राज्यसभा के केस में हमें पता है 30 होना चाहिए, लोकसभा के केस में ये अलग है। और अब जैसे इसमें ये जो डिटेल दिया है तो ये बात सही है, पर दिस इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज गिवन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो आप एक चीज याद रखिए कि कभी भी आपसे ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ढंग से पढ़िए कि क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है और क्या चीज नहीं है। तो whenever there is a constitution question कि according to the constitution, तो हो सकता है कि समथिंग विच इज इन कन्वेंशन इज इन प्लेस और वो आंसर सही हो या वो ऑप्शन सही हो, बट इट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो आपको ये फोकस करना है कि क्वेश्चन के जो वर्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्टिव दिए हैं, और एग्जैक्टली आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रीड वेरी प्रिसाइजली, रीड वेरी केयरफुली, आई वुड से, स्पेशली पॉलिटी में, because each and everything cannot be given into constitution, है ना। Apps are there to supplement constitution। Our next question is what kind of liberty are explicitly mentioned in the constitution। Again your focus should be on explicitly mentioned। explicitly mentioned का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पढ़ते हो तो ये वर्ड आपको ऐसे लिखे हुए मिलेंगे कि yes these words are there in the constitution itself, right। तो अब वो सिंपल बोल रहे हैं कि एक्सप्लिसिटली कौन सा दिया है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल थॉट। अब इसमें एक चीज आपको पता होगी कि इंडिया बाय लार्ज इज अ सोशलिस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। जैसे हमने एक सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड किया था, है ना, 1976 में जो हम अमेंडमेंट लेके आए थे 42nd उसके थ्रू,
या इन जनरल भी हमें पता है कि सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है उस पर इंडिया काम करते हैं। अब इसमें एक चीज़ लिखिए, इकोनॉमिक लिबर्टी, मतलब क्योंकि लिबर्टी और लिबर्टी में ऑप्शन दिया इकोनॉमिक, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब आप जितना चाहो उतना पैसा इकट्ठा कर सकते हो, सरकार आपसे कुछ नहीं बोलेगी। बट इकोनॉमिक लिबर्टी इज अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। अगर आप कंसेप्ट की बात करोगे तो इकोनॉमिक लिबर्टी कहाँ हो सकती है, जहाँ कैपिटलिज्म हो, सारा फ्री मार्केट है, इफ यू हैव कैपेबिलिटीज यू कैन अर्न वट एवर वे यू वांट टू। यहाँ पे तो बहुत सारे रेगुलेशंस होता है ना इकोनॉमिक लिबर्टी। फॉर एग्जांपल अब कल कोई ऑर्गेनाइजेशन बोले कि मैं तो डिफेंस में पूरा जो है डिफेंस में इन्वेस्ट करूंगा, पर हो सकता है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट अलाउ ना करे। कोई बोले कि मुझे न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, बट इट इज़ नॉट अलाउड, है ना, ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स एंड एवरीथिंग। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन, क्या अभी इंडिया में इकोनॉमिक लिबर्टी है, अगर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दिया होगा। तो अब जैसे आप इसमें थर्ड ऑप्शन को तो एटलीस्ट हटा ही सकते थे। उसके बाद अगर आपने अब एक बार ये भी देखिए कि ये जो शब्द हैं, क्योंकि अगर ये वाले नहीं है तो एटलीस्ट ऑप्शन में जो बच रहे हैं वन, अब वी आर लेफ्ट विद 1 to 6 एंड 1 2, तो अब इसमें 1 2 तो होंगे ही, मतलब एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, है ना। तो अब जब ये पढ़ रहे हैं तो आपको याद आएगा कि आपने ये कहाँ पढ़ा था, तो यू विल रियलाइज कि दीज ऑल लिबर्टीज हैव बीन गिवन इन द प्रीएम्बल इटसेल्फ, है ना। प्रीएम्बल में लिखा है कि आई विल रीड इट फॉर यू, ये लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, expression, belief, faith and worship. I hope it would be visible to you. I'm marking it with other pen. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship, है ना। yes. तो इसीलिए इसमें आपको यही सोचना है कि अगर एक्सप्लिसिटली दिखा है तो कहाँ लिखा है, रिकॉल योर नॉलेज एंड ऑल्सो वेरी बेसिक थिंग लाइक प्रीएम्बल, है ना, फंडामेंटल राइट्स, दीज आर द क्वेश्चन विच यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन, अगर आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो सही करने हैं तो। इसके बाद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे इसमें हमने क्या ट्रिक किया, क्या हमारी लर्निंग थी कि थिंक रैशनली, थिंक रैशनली। अगर हम अपना जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसको सोचते तो वी कुड हैव अराइव टू दिस आंसर। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा के लिए हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि ये, यहाँ कीवर्ड है हमारे क्वेश्चन में नालसा, नालसा से 3 जुड़ी बातें हैं कि पहला है कि ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है, सेकंड है ये जो विक्टिम्स जो होते हैं उनको कॉम्पनसेशन देता है, एंड थर्ड इज कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चीफ पेट्रोन है नालसा के। अब आप वैसे तो ऑलवेज टू बी ऑन सेफ साइड, स्पेशली ऑन द पॉलिटी क्वेश्चंस, आप जितना नॉलेज पढ़ सकते हैं उतना तो पढ़ ही सकते हैं, बट स्टिल यू कैन फील कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनका नालसा से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बैठ पा रहा है। मतलब प्रेसिडेंट जनरली गवर्नमेंट के लिए या फिर एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ज़्यादा होते हैं, जबकि नालसा एक जुडिशरी का कंसेप्ट है। तो शायद तक से कुछ और कोई और हो सकता था जो यहाँ पे उनका पेट्रोन इन चीफ हो। तो जो कि आपको एक्सप्लेनेशन में भी दिया है कि एक्चुअली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना वो पेट्रोन इन चीफ होते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि जब यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द आप देखो तो यू कैन डाउट दिस स्टेटमेंट। तो आप क्या कर सकते हो कि हमेशा जो आपकी नॉर्मल नॉलेज है उसको रिलेट करने की कोशिश करो, मतलब कॉमन सेंस से रिलेट योर नॉलेज। कि जैसे नालसा अगर जो है तो अगर उसमें कोई जुडिशरी से रिलेटेड होगा तो इट वुड बी मोर सूटेड एंड मोर अप्रोप्रिएट। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट जो है उनके लिए अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ह्यूमन राइट। अब अगेन इसमें क्या होगा कि जब आप ऊपर से स्टेटमेंट देखोगे तो सारे ही सही लगेंगे आपको एंड विल फाइंड इट डिफिकल्ट कि कौन सा गलत है, पर जो छोटी छोटी डिटेल्स है जैसे पहले स्टेटमेंट में दिया है, और हाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने पहचान भी लिया एंड यू डिडंट सी दिस वर्ड इनकरेक्ट। तो बहुत लोग तो इसीलिए गलत लगा के आ गए होंगे कि करेक्ट लगा के जल्दी में और इनकरेक्ट शब्द देख रहे हैं। तो हमेशा करेक्ट, इनकरेक्ट, इन पे तो बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब इसमें एक शब्द है कि ट्रीटी है ये, जैसे कि नाम से ही लग रहा है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, कुछ ऐसे होंगे पेजेस होंगे कि ये राइट्स हैं। ट्रीटी तो एक ऐसा होता है ना जैसे कोई ऑब्लिगेशन हो, कोई टारगेट्स हो, वैसा कुछ। और तीसरे में है कि इन्होंने क्या किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि उसमें दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्या है, तो ऐसी जो चीज़ है ना, अब जैसे ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट है एक अलग से, तो इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। अगेन मेरा जो मोटिव है वो आपका नॉलेज इनहांस करना नहीं है, वो उसके लिए आप अपना कंटेंट रिवाइज कीजिए, आंसर्स देख लीजिए, बट यहाँ पे इस जिस तरीके से आपको सोचना है कि अगर इनकरेक्ट शब्द दिया है ना, तो और कौन कौन सी चीज़ें जो आप रिलेट कर पा रहे हो, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो यहाँ आपको डाउट आना चाहिए इनको देख के, एंड योर आंसर विल बी इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो फर्स्ट एंड थर्ड बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नाउ अगेन जो अगला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है, तो सबसे पहला दिया इट वाज सेट अप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो था पर 1935 नहीं था, 1919 था। तो जब भी जो मैं बार बार बोलती हूँ कि बी अटेंटिव, हो सकता है कि पूरी लाइन में छोटे से फैक्ट से या छोटे से एक्ट के ईयर से जो है उन्होंने मिसमैच कर दिया हो, तो हमेशा क्या करना है, आपको ध्यान देना है ये छोटी छोटी डिटेल्स पे। अगला इट इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, आपको पता है कि एस्टिमेट कमिटी होती है क्योंकि 30 मेंबर तो नहीं होते इसमें। उसके बाद है कि 67 से रूलिंग पार्टी, और ठीक है बाकी सारी डिटेल्स है, तो इसमें द आइडिया इज कि जैसे यहाँ था, तो वो स्टेटमेंट जब आप एकदम से देखोगे बिना गौर किए तो आपको गलती नहीं पकड़ आएगी। तो कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा, मतलब आई नो कि अगेन एंड अगेन आपको मैं सेम लर्निंग दे रही हूँ कि रीड वेरी केयरफुली, बट अगेन क्योंकि आप देख रहे हो कि क्वेश्चन के टाइप भी जनरली ऐसा होता है कि वाकई आप अगर थोड़ा भी ध्यान से पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाए कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड अल्टीमेटली इट विल ब्रिंग यू क्लोजर टू द आंसर। ठीक है, तो रीड केयरफुली, स्पेशली द ईयर्स नंबर्स, रीड केयरफुली। नाउ द नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू पावर ऑफ गवर्नर। अब इसमें गवर्नर का पावर दिया है ना, तो अब इसको आई विल टेल यू कि कैसे आप जो जिस चीज को एक बोलते हैं ना कोरोलरी, कि अगर इसमें ऐसा होता है तो उसमें भी जनरली ऐसा होता होगा सोच के। अब इसमें आपको तीन ऑप्शंस दिए हैं कि ही कैन सस्पेंड अ डेथ सेंटेंस, फिर एक्स ऑफिशियल चांसलर होता है, और तीसरा ही कैन डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लूज मेजॉरिटी। तो अगर इनकेस आपको एसएलसी का नहीं भी पता है तो भी आपको पता होगा कि जो सेकंड हाउस जो होता है, जैसे इंडिया के कंटेक्स में अगर अपर में वे में देखें तो राज्यसभा है, तो वो क्या होता है, वो परमानेंट हाउस होते हैं, दे डू नॉट डिसॉल्व। तो अगर राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता तो एसएलसी कैसे डिसॉल्व हो सकती है, राइट। तो ऐसे क्या करना है आपको, मतलब ऐसे सोचना है कि अच्छा, क्योंकि हमको पता है कि कंपैरिजन में बनाया गया है, लाइक जो हाउस ऑफ पीपल या फिर लोकसभा का काम यूनियन लेवल पे है या इंडिया के लेवल पे, सेम काम क्या होगा किसी भी स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, जो बेसिक नॉलेज पढ़ा हुआ है उसी से कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ऑल्सो नॉलेज का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो कोशिश करो जो पढ़ाई है जो रिवीजन है उस पर और ज़्यादा इम्फेसिस आप दे पाओ। उसके बाद अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट पेसा। तो ज़्यादा हमेशा ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन मुश्किल ही होगा, अगर सिंपल लग रहा है कि पंचायत का वो करना है और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत है तो टिक कर दो आप कि सिंपल है, पैसा है, पंचायत मिनिस्ट्री करेगी क्योंकि एग्जिस्ट भी करती है, तो ज़्यादा ज़बरदस्ती मतलब डू नॉट मेक सिंपल आंसर डिफिकल्ट। अगर कोई सिंपल आंसर है तो उसको सिंपल ही रहने दो, है ना, ये मत सोचो कि ये तो टेस्ट में आया है या यूपीएससी ने पूछा है तो मुश्किल होगा, है ना, इट इज़ नॉट द केस। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the context of constitutionalism the concept distributive justice can be more appropriately related to। उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसको आप किससे रिलेट कर सकते हो। तो अब आप इसमें ये देखो कि जस्टिस की बात हो रही है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय, मतलब लोगों के साथ अच्छा हो रहा है या लोगों का ध्यान रखा जा रहा है।
अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। राइट्स नीड टू बी बैलेंस बाय परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, या कहीं भी ऐसे न्याय या जस्टिस की बात तो नहीं हो रही है, मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं भी पता है, हमें जस्टिस पता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सोशल हार्मनी इन द नेशन, अच्छा कंसेप्ट है कि हार्मनी होनी चाहिए, पर जस्टिस की बात अगेन इसमें भी नहीं की है। सोशली जस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सोशली जस्ट एलोकेशन क्या होता है कि जैसे गरीबों को थोड़ा ज़्यादा रिसोर्स दे दिए, सब्सिडी दे दी, जो अमीर हैं उनसे टैक्स ले लिया, तो इसमें एक तरीके से जस्टिस की बात कर रहा हूँ ना, नाम से भी लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहीं से ले रहे हैं कहीं दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो कुछ ज़्यादा रिलेट कर रहा है। और अगला इक्वल सोशल स्टेटस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो ये तो आपको भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी जो है वो बोलती है कि द अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, यही कंसेप्ट है जो हमारे रिजर्वेशन वगैरह में भी काम करता है कि अगर दो अनइक्वल लोग हैं तो हम उनको इक्वालिटी लाने के लिए बात नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और अदर देन हम सब लोगों को इक्वल कर दें। तो इसीलिए जो डी स्टेटमेंट है कि इक्वल सोशल स्टेटस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये तो सही नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, सोशली जस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रहा है और जस्ट भी आ रहा है, तो इसीलिए इट इज मोर सुटेड आंसर। तो इसमें क्या करना है, ब्रेक द वर्ड्स। Our next question is, with reference to Article 368 of the Constitution, which of the following actions require a special majority plus स्टेट रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। अब इसमें बहुत सिंपल लॉजिक लगा के देखिए कैसे आंसर आ सकता था। इन्होंने पहला लिखा है कि अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, यानी वो पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं जिनके लिए हमें हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफाई कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 28 है अभी, तो 14 स्टेट जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक वो काम नहीं होगा। अब ये बोल रहे हैं कि स्टेट में क्या करना है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनवाना है तो उसके लिए वी नीड जो रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। अब आप एक चीज सोचिए कि मध्य प्रदेश कल को बोलता है कि मुझे अपने मध्य प्रदेश के लिए एक मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो हाउ वुड बी इट एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू असम या फिर केरला, मतलब केरला को क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही अंतर आएगा केरला की इकोनॉमी पे कि मध्य प्रदेश में बनेगा या नहीं बनेगा। इट इज सेम वे जैसे जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उससे यहाँ वेस्टर्न इंडिया जो है या साउथ इंडिया है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है या फिर इनफैक्ट फॉर दैट मैटर नेबरिंग स्टेट को भी कितना ही अंतर आएगा, क्योंकि उनके रिसोर्सेज है, उनको जिस तरीके से यूज करने हो वैसे। तो आप सोचिए कि एक स्टेट के उसमें दूसरे स्टेट का पार्टिसिपेशन क्यों होगा, तो ऐसे पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया इसमें। तो अब बचे 2 एंड 3, तो इसमें तो जरूरत ही नहीं है, सिंपल थर्ड पे आपको सोचना है। तो एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, तो 7th शेड्यूल में लिस्ट क्या बोलते हैं कि पहली लिस्ट है हमारी यूनियन, सेकेंड है हमारी स्टेट और थर्ड है हमारी कॉन्करेंट। तो ये जो लिस्ट है, अब मतलब अब कल को गवर्नमेंट बोले कि भाई आज तक हेल्थ तुम्हारे अंडर था स्टेट, आज से हेल्थ पे अब हम लॉ बनाएंगे, तो इससे क्या हो रहा है कि स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया था वो अब हो सकता है कि वो बोल रहे कि पैरेलल बनाएंगे या फिर हो सकता है सीधे यूनियन लिस्ट में डाल दें। तो जब ऐसी आप चीज़ें कर रहे हैं जिनमें स्टेट की पावर्स आने का चांस है, तो फिर देयर इज अ चांस कि आप एक बार स्टेट को पूछो, तो इसीलिए थर्ड जो है वो आंसर में होना चाहिए, द आंसर इज डी, 2 and 3 ओनली, है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है एग्जाम के अंदर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with regard to which of the following functions of the government can writ of certiorari be issued। वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से जो फंक्शंस हैं जिनके लिए रिट जो है वो इशू हो सकती है। फर्स्ट इज जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल के लिए, थर्ड सेकंड इज लेजिस्लेटिव, थर्ड इज प्राइवेट मेंबर, है ना, आंसर है। इसमें नो मैटर आपका सवाल गलत हुआ है या सही हुआ है, डू रिवाइज सच फैक्चुअल क्वेश्चंस, डू रिवाइज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपने तुरंत पढ़ा हो या तुरंत किसी लॉजिक को लगा के ठीक कर लिया हो, पर जब एग्जाम आए तो यू आर नॉट श्योर ऑफ योर कंटेंट, मतलब यू आर नॉट श्योर ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स और फिर आप गलत कर दो। तो कोशिश करो कि ऐसे जो प्योरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि क्या है क्या एक्सेप्शन है उनको आप अच्छे से याद करो। ऑल दो इसमें प्राइवेट मेंबर जो है उसका हमें पता है कि नहीं होती है, और सेशनरी में जनरली मतलब किसी जो पेंडिंग इशू होता है उसका स्टेटस देखते हैं। तो आंसर पे तो विथ रिगार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन भले ही आप सॉल्व भी कर लें फिर भी ऐसी जो फैक्चुअल नॉलेज है इनको आपको रिवाइज करते हुए रहना है, क्योंकि
अगर आप ऐसे क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है, अगर इनमें आप गलत होंगे आगे वाले क्वेश्चन में, हो सकता है आपका लॉजिक काम ना करे, अगर वो फैक्चुअली गलत हो, तो आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस पे एटलीस्ट रिवाइज करना है। एंड ऑल्सो इसमें यू कुड हैव गैस कि थर्ड जो है प्राइवेट मेंबर वो नहीं होगा, तो आंसर आ जाता है इसमें ए, जैसे आप प्राइवेट मेंबर को हटाते, बट स्टिल देयर आर सर्टेन रेट जो प्राइवेट मेंबर के लिए आप इशू कर सकते हो। तो इसीलिए इसमें टू मेक श्योर कि आगे आप गलती नहीं करोगे, आपको क्या करना है कि ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करते हुए रहना है। अब अगला वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि आर्टिकल 25 के ऊपर आर्टिकल 25 एक्सप्लेन किया है, फिर पूछा है कि इसमें कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाए हैं। तो अब अगेन दिस क्वेश्चन इज कि आप ठीक है याद कर लीजिए, पर इसमें एक चीज देखिए कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो फोर्थ में देयर इज एन ऑप्शन डिफेमेशन। एग्जैक्टली डिफेमेशन जो वर्ड है वो आप देखेंगे कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, डिसेंसी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, बट डिफेमेशन इज नॉट अ वर्ड जो जनरली आपको देखने को मिलता है ना। तो ऐसे जो शब्द हैं इनको आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। तो मतलब ये आपको डेली बेसिस पे सोचना है, डेली, कि जो जनरल वर्ड्स आपने पढ़े हैं वो आपको आंसर में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, कुछ अलग से तो नहीं, मतलब दिस इज एडिशनल जो जबरदस्ती डाल दिया था, है ना। जो हमने इकोनॉमिक लिबर्टी वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि इकोनॉमिक लिबर्टी तो वहां था ही नहीं और हमने ऐड कर दिया था क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको अटेंटिव रह के सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसके लिए आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि कोई कारण नहीं होता, देयर इज नो रीजनिंग फॉर अडॉप्टिंग, और जो मोशन है एटलीस्ट 100 मेंबर होने चाहिए, और नो कॉन्फिडेंस में यूनियन गवर्नमेंट जो है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से किसी भी यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको गवर्नमेंट लॉस्ट हुई हो या गवर्नमेंट गई हो। तो अब इसमें आप बस एक चीज यूज कीजिए जो मैंने आपको वो बताया था ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डेली ऑब्जर्वेशन कैसे काम आता है आपके। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि स्पेशली जब कोएलिशन की जो गवर्नमेंट है वो होती है कि आज सरकार गिर गई, या फिर जो 90s के टाइम पे जो सरकार थी वो गिर जाती थी, उन्होंने अपना मेजोरिटी ले ली थी और ये सब। तो आप सोचिए कि हम खुद कितनी बार पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट लॉस मेजोरिटी, फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन है कि अंडर नो कॉन्फिडेंस मोशन नो यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉस्ट नाउ, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो जैसे ही आप इसको काटोगे आपके पास बचेगा 1 and 2 ओनली। तो पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है। इसमें अगेन आप याद कर सकते हो कि कितने मेंबर जो है वो चाहिए होंगे, 100 मेंबर हैं या 50 मेंबर हैं। तो अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे फैक्ट को याद रखने की तो हो जाएगा। बाकी डेली का जो ऑब्जर्वेशन है वो इसमें बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन वंस, आई एम अगेन सेइंग गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन वंस, क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड फैक्ट जो आपको एक्सप्लेनेशन में दिया हो वो जाके आपको यूपीएससी के एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्टली दिख जाए, तो है ना, पे अटेंशन टू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। अगला है कि जो इम्प्लीमेंट करना होता है कमिटमेंट्स को विच आर मेड अंडर एनी इंटरनल कन्वेंशन, तो वो कैसे होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ए बिल पास बाय सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। ज्यादातर जब तक अमेंडमेंट या कोई बड़ी चीज नहीं होती तब तक सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट जो भी पास करती है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऑल तो अगर इसमें ऐसा होता कि इट इज नॉट अंडर स्टेट लिस्ट, है ना, या मतलब सॉरी इट इज नॉट अंडर यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट में, तो फिर राज्यसभा की यहाँ पे स्पेशल पावर होती है। दिस इज ऑल्सो वन प्रोविजन यू कैन रेफर, बट इन जनरल क्या है कि जो डिसीजन लेना होता है वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में तो पहला है कि दीज आर द मोरल प्रिंसिपल डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 3। अगेन वो जो हमने बोला था कि अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्ट 3 में आपको पता है कि फंडामेंटल राइट है, तो जब भी आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हो आई डोंट थिंक कि अभी तक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शब्द मिला होगा या उसमें लिखा होगा कि दिस कंप्राइजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो ऐसा कुछ तो हमें जनरली सुनने में ही नहीं आता, तो इट मेक्स फर्स्ट प्रिंसिपल रॉन्ग, है ना। बाकी तो इट मीन्स अधेरेंस टू कोर प्रिंसिपल और वो सब ठीक है। तो जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आप आंसर पे आ जाओगे विच इज 2 and 3। तो बस इस तरीके से आपको सोचना है कि क्या आपने जो पढ़ा है वो इसमें मैच हो रहा है ना। और स्पेशली जब कोई चीज़ लिखी होगी डिटेल में दिया है नहीं दिया है, वहां पे आपको एक बार रुक के सोचना है कि क्या सही है। द नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू मराठा एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
ये याद रखना, अगर करेक्ट लगेगा तो शुरुआत के पहले ही आप 2 सेंटेंस पढ़ोगे, आगे बढ़ जाओगे। आई नो आई एम रिपीटेटिव, बट दैट्स हाउ द क्वेश्चन आर ऑल्सो, राइट। तो क्वेश्चंस भी रेपिटेटिव होते हैं, तो इसीलिए सेम लॉजिक लगाना है, अटेंटिव रहना है लास्ट तक। मतलब बी इट 100 क्वेश्चन, उसमें भी आपको एनर्जी फर्स्ट क्वेश्चन जैसी बना के रखनी है। आपको कहीं भी मौका नहीं देना कि आप जरा सा भी क्वेश्चन गलत पढ़ के आ रहे हैं, देन यू आर एंडिंग अप मार्किंग द रॉन्ग आंसर। दिस शुड नेवर बी द केस, ठीक है। तो इनकरेक्ट के लिए क्या है, अब इसमें बोला है कि शिवाजी जो है उनका जो प्रोविंस था वो प्रांत में था। उसके बाद वाक्यानवीश, चौथ शब्द देशमुखी। इट इज अगेन अ इजी क्वेश्चन, क्योंकि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वी रीड दीज डिटेल्स, और जमींदारी सिस्टम उन्होंने एबॉलिश किया था ऐसा तो कुछ डिटेल नहीं है, तो दिस वुड बी द आंसर। चौथ एंड सरदेशमुखी आर रिलेटेड टू मराठा। वाक्यानवीश वो उनके अष्टप्रधान में होते थे। तो इसीलिए हम सेइंग कि जो बेसिक बेसिक नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट जो है, मतलब अब यहाँ पे आपकी ड्यूटी है कि आपको जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के जो बेसिक कंसेप्ट है उनसे गो थ्रू करें एक बार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th. कंसिडर द फॉलोइंग लेजिस्लेशन मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, की कौन कौन से थे। तो इन्होंने बोला इंडियन काउंसिल एक्ट में ये पावर दी गई, 9 में पोर्टफोलियो आया, ये वो। तो ठीक है, आर ऑप्शन और आर ऑब्जर्वेशन इज नॉट टू अराइव द आंसर, पर यहाँ पे यही है कि अब ये जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं कि गवर्नर जनरल ने ऑर्डिनेंस जो है वो कब बनाया था, मतलब हाउ टू यूज दीज क्वेश्चन। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट में पॉलिटी में बोल रहे हो आप या हिस्ट्री में बोल रहे हो, दिस इज अ पार्ट जहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते ही हैं। तो जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है वो क्या है वो आपको पता चल जाता है। लाइक ऑर्डिनेंस जो है गवर्नर जनरल को बनाने का पावर किस एक्ट में दिया था, इफ नॉट इन दिस एक्ट देन पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट में आया था, पावर टू डिस्कस बजट कब आया था, कब नहीं आया था। तो दी सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप फैक्चुअल पढ़ते हो तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एकदम से पता चल जाता है कि विच इज द सेक्शन जो आप भूल रहे हैं और कौन सा सेक्शन है जो आप रिटेन कर पा रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली जनरल टेस्ट ऑफ नॉलेज, जनरल नॉलेज प्रैक्टिस। स्पेशली ऑफ द स्टैटिक पोर्शन। द नेक्स्ट इज, अब इसमें क्या है, क्रोनोलॉजी पूछिए आपसे कि ये जो सीक्वेंस है इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। तो अगर आपको आता है, क्योंकि दीज आर फेमस ईयर्स, तो हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हुआ हो। नहीं भी आता है तो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल कि कैसे आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन तक तो जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें फोर्थ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अगर आपने एक बार भी हिस्ट्री पढ़ी है तो यू मस्ट बी नोइंग कि जो मुस्लिम लीग है उसका जो फॉर्मेशन है वो बंगाल डिवीजन के बहुत आसपास का था। एक साल पहले एक साल आगे पीछे साथ साथ ही हुआ था ऑलमोस्ट। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी पार्टीशन जो बंगाल है उसको रद्द कर देना। तो अब एक बात बताइए कि मुस्लिम लीग जो है वो तब बनी थी जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, लगभग तभी बनी थी, और एनूलमेंट तो उसके बाद ही हुआ होगा। तो इससे आप सोच सकते हो कि फोर्थ ऑप्शन के बाद सेकंड ऑप्शन आएगा, राइट। तो अब ऐसे केवल 2 ही ऑप्शन हैं, सी और डी। तो अब इसमें आप थोड़ा सा और आगे रिस्क ले सकते हो, अगर आपकी नॉलेज है तो इट इज़ वेरी गुड। जैसे ये 1897 में हुआ था, है ना, ये 1911 में हुआ था, होम रूल लीग 1916 के आसपास था, मुस्लिम लीग 1906 के आसपास था। ऑल्दो दीज आर वेरी फेमस ईयर, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होंगे ये सारे ईयर्स एंड यू वुड बी आंसरिंग दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। बट स्टिल आप एटलीस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोच सकते हो कि कौन सा पहले हुआ होगा, कौन सा बाद हुआ होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव, है ना, रिलेटिव फैक्ट। कि आप ऑप्शंस के बीच में रिलेटिविटी लगाओ कि ये था तो ये था, ये था तो ये था, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि मानव धर्म सभा जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं आपको कि ये रिफॉर्म मूवमेंट था वेस्टर्न इंडिया का, राधाकांत देव था, या ऑर्गेनाइजेशन मोनोथिज्म था। तो इसका आंसर है आपका सी, विच इज 1 एंड 3। अब आई टेल यू वन थिंग कि जो इसमें शायद आपको दिया भी होगा एक्सप्लेनेशन में कि जो धर्म सभा थी, धर्म सभा इट इज बाय राधाकांत देव। तो उन्होंने ये ऑप्शन दिए आपको इसीलिए ताकि आप कंफ्यूज हो। तो इसीलिए तो मैं बोलती हूँ ना बार बार कि अटेंटिव, मतलब आपको देख के आपको लगा होगा कि सेकंड तो सही है। अगर आप ध्यान देते कि ये मानव धर्म सभा लिखा हुआ ना कि धर्म सभा, तो फिर आपको लगता है कि सेकंड आंसर नहीं है, और जैसे ही आप सेकंड काटते आप आंसर पे आ जाते।
तो बी अटेंटिव, इट इज ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी, है ना। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। हेलो। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला है कि सीपीआई जो है और हिंदू महासभा जो है इसने सपोर्ट नहीं किया था। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, अगर आपने पढ़ा हो कि हिंदू महासभा और जो उनकी आइडियोलॉजी थी जो मैच नहीं करी थी, तो यस इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। अगला है गांधी जी रिफ्यूज टू कंडेम वायलेंस ऑफ द पीपल। ऑल्दो ये देखने में ऐसा लगता है कि गांधी जी तो कंडेम करते ही थे वायलेंस को, पर क्विट इंडिया मूवमेंट ऐसा टाइम था जहां पर उन्होंने कंडेम नहीं किया था। फिर अगला है इंडियन ब्यूरोक्रेसी सपोर्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट मैसिवली। हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो। अगला है इट इज ऑल्सो कॉल्ड अगस्त रिवॉल्यूशन। तो अगर आपको डाउट भी कि इन दोनों में से क्या होगा और आपको आइडिया है कि मतलब ये नहीं पता कि इसको अगस्त रिवॉल्यूशन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बट क्विट इंडिया मूवमेंट का जो टाइम लाइन है वो इट वॉज अगेन ऑन अगस्त, तो कॉमन सेंस ये प्रोबेबिलिटी है कि इसको अगस्त रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसीलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट मैसिवली, राइट। तो इसमें भी अगेन वही कॉमन सेंस यूज करना है, इनकरेक्ट करेक्ट वर्ड का ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इज कि जो टेम्पल एम्प्टी मूवमेंट है उनको लीडर से मिलाना है। आप जैसे देख सकते हो कि यूपीएससी ने जो इसमें एलिमिनेशन का जो ऑप्शन है, मतलब इस साल यूपीएससी ने क्या किया था कि एलिमिनेशन के जो ऑप्शन है वो खत्म कर दिए थे, सारे ऑप्शन दे दिए, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली और नन। इन ऑल्सो ये भी नहीं दिया कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो वी कैन नॉट इवन गेस। तो इसीलिए इसमें क्या है कि ऐसी जो फैक्चुअल नॉलेज है अगेन इस पे आप काम करिए, फैक्चुअल नॉलेज। स्पेशली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, कोई न्यूज़पेपर का नाम आ रहा है, तो यहाँ से आपकी लर्निंग ये है कि आप इनको पढ़ें कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आता है, किसने शुरू किया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, और ब्रॉड ब्रॉड टाइमलाइन आप देख लो। दिस शुड बी योर लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन इज कि विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग वुमेन पार्टिसिपेटेड इन थर्ड आरटीसी। तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना, मुश्किल है ये सवाल इन जनरल, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि हमें इन सबकी टाइमलाइन पता हो, कब कौन एक्टिव था ये पता, और आरटीसी में किस किसने पार्टिसिपेट किया। हो सकता है बाय लक आपका ठीक हो गया हो, बट अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप जिनको ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो गो फॉर स्किपिंग दोज क्वेश्चंस, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज टू बी अटेम्प्टेड एंड व्हाट इज नॉट। तो देयर वुड बी सम क्वेश्चंस जो तो आपको छोड़ने ही होंगे, तो दिस क्वेश्चन कैन बी वन ऑफ सच काइंड। बट अगेन क्योंकि फिलहाल वी हैव एन ऑप्शन टू रीड, तो इट इज़ बेटर टू बी सेफ। अभी जो आपको टेस्ट सीरीज में जो भी डिटेल्स दी जा रही है अभी के लिए आप कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितना आप रिटेन कर सकते हैं करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नियोलिथिक चाल्कोलिथिक पीरियड, है ना, जो नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक पीरियड है उसके बारे में दिया है कि इसके टाइम पे जो नंबर ऑफ पेंटिंग्स है वो काफ़ी बड़ी थी, जिनमें ग्रीन और येलो कलर हो रहा है। हमने देखा था कि मीजोलिथिक टाइम की जो पेंटिंग्स थी उनमें उनमें भी रेड ऑकर और बहुत सारे ग्रीन कलर्स थे, तो हो सकता है इसमें भी हो। फिर इसमें प्लेसेस के नाम दिए हैं, तो बहुत सारी जगह पे पेंटिंग्स वाकई मिली हैं, और बैटल सीन्स तो मीजोलिथिक में भी होते थे, तो जनरल सी बात है कि इसमें होने चाहिए। तो इस हिसाब से मतलब हाँ, तो इसमें मैं वही बता रही थी आपको कि ज़्यादातर चांसेस यही है कि सारी चीज़ें सही लग रही हैं तो होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट खूंड। खूंड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अपराइजिंग 1857 से पहले वाले रिवोल्ट्स में ये आता है। अब इसमें दिया है कि ये चक्र विशोई के द्वारा हुआ था कंपनी रूल से पहले। फिर अगला है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस, नए टैक्सेस और ये सारी जो चीज़ें इनका अपोजिशन किया था। इसमें लोकेशन दी है ओडिशा से यहाँ तक, और उसके बाद है जात्रा भगत और ताना भगत। तो ये जो है ये एक अलग मूवमेंट जो है उसके फाउंडर हैं, तो ऐसे करके आपको इसको पिक करना था आंसर को, इस तरीके से आपको जो है आंसर पे अराइव करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। आप देखते हो कि आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा टेम्पल किसके टाइम पे बना है, उनका आर्किटेक्चर क्या है, डाइटी क्या है। तो टेम्पल में इसमें लिखा है कि पोस्ट गुप्ता के टाइम पे, तो शोर टेम्पल जो है नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया, तो बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए। अगला नेक्स्ट इज पांडव रथ वॉज बिल्ड बाय बादामी चालुक्य। तो जो पांडव रथ या पांडव रथ जो टेम्पल्स हैं वो भी पल्लव डायनेस्टी ने बनवाए थे, आपको पता होगी ये बात। नहीं पता है तो पल्लव डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, चोला आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस तरीके से आप एक बार उनको रेफर कर लीजिए। तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन तो इसमें हो गया गलत।
आंसर आ गया हमारा वन ओनली, मतलब जैसे आप सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। एंड ऑल्सो इसमें लिखा है कि पट्टादकल के जो टेम्पल्स हैं वो द्रविड़ स्टाइल में, तो जस्ट टू वेरीफाई कि केवल द्रविड़ स्टाइल में। हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ते तो हम वहाँ पे पट्टादकल टेम्पल नहीं पढ़ते, वहाँ हम पढ़ते हैं पट्टादकल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, है ना। तो जब ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वेराइटी होगी। जैसे खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन के हैं, वहाँ आपको जैनिज्म के भी देखने को मिलेंगे और वहाँ आपको वैष्णव जो है वहाँ भी देखने को मिलेंगे। सेम एलोरा में अलग अलग रिलीजन और फेथ के, तो जहाँ भी कहीं बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं तो कुछ ना कुछ तो अलग अलग चीज़ों को वो इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो सेम यहाँ पे जो है पट्टादकल ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है वहाँ द्रविड़ के साथ साथ नागर स्टाइल के टेम्पल्स देखने को आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से हम उस पर आंसर पे अराइव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्ली वैदिक रिलीजन। ठीक है, तो अर्ली वैदिक रिलीजन के बारे में दिया है। तो सबसे पहले डेडिकेटेड टेम्पल्स वर देयर फॉर गॉड सच एज इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि गॉड है, ये बात सही है, पर आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में जो टेम्पल्स का कल्चर है वो प्रॉपर गुप्ताओं के टाइम से शुरू होता है। तो ऐसे आपको कॉमन सेंस लगाना है कि जब उस टाइम पे, तो जो हमें पता है कि टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में जो है वो गुप्ताओं के टाइम पे हुआ है, तो ऐसे आपको जो अपना कॉमन सेंस है उसे यूज करना है कि डेडिकेटेड टेम्पल्स वर जो हैं तो वो वैदिक टाइम के तो होंगे ही नहीं, वैदिक रिलीजन में टेम्पल्स की बात ही नहीं करी गई थी। तो पहला गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। और वरुणा जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉस्मिक ऑर्डर जो है रीत उनका कीपर था, तो ये बात सही है। आपको थोड़े बहुत फैक्ट पता होने चाहिए, तो आर आंसर वुड बी बी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिस्ट लिटरेचर। यानी बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर के लिए सही है। तो अब इसमें जो पहला जो ऑप्शन है वो है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सुत्त पिटक इज द मोनेस्टिक रूल फॉर मॉन्क एंड नन्स। तो जैसा आपको पता है कि पाली त्रिपिटक, तो कई बार पूछते हैं कि पाली त्रिपिटक किससे रिलेटेड है, कौन कौन सी बुक्स आती हैं पाली त्रिपिटक में और नहीं। तो जो बुद्धिज्म के जो स्पेशली ये जो तीन जो पिटक वाले जो टेक्स्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कम से कम अगर आपको बहुत डिटेल में भी नहीं पता हो तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेक्स्ट में किस बारे में बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल पहले स्टेटमेंट में जो दिया है सुत्त पिटक मॉन्क्स और नन्स, जबकि मॉन्क्स और नन्स के लिए जो रूल्स थे इट वॉज इन विनय पिटक। तो जैसे ही आप ये एक सिंपल सा फैक्ट या सिंपल सा नॉलेज अप्लाई करते हो आपका पहला वाला वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नाउ यू आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस बी एंड डी। तो बी और डी में क्या है कि 2 और 4 तो है ही है, तो उसको तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इट इज रिगार्डिंग आउटसाइड इंडिया द बुद्धिस्ट कैनन वाज जनरली ट्रांसमिटेड थ्रू तिब्बतन एंड चाइनीज लैंग्वेज। यानी कि इंडिया के बाहर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो चाइनीज और तिब्बतन लैंग्वेज में स्प्रेड हुए। तो आप सोचो कि जैसे अभी भी हमें पता है कि चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री जिसमें बुद्धिज्म जो है वो फॉलो किया जाता है। तो इट इज वेरी मच पॉसिबिलिटी कि इंडिया के बाहर जो बुद्धिज्म पढ़ा जा रहा है वो चाइनीज या तिब्बतन जैसी लैंग्वेज से एसोसिएटेड हो। तो जनरली स्टेटमेंट सही लग रहा है तो वी विल इंक्लूड दिस इनटू आवर आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 4। नाउ वी मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन और द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज रिगार्डिंग आयागढ़ सिस्टम ऑफ विलेजेस फंक्शनरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच एम्पायर। यानी कौन सा वो एम्पायर है जिसमें आयागढ़ सिस्टम जो था वो था। तो आयागढ़ सिस्टम नायगढ़ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था विजयनगर एम्पायर का। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी विजयनगर एम्पायर को पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि दिस सिस्टम इज इन दिस विजयनगर एम्पायर। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें क्या होता है कि आपका नॉलेज और फैक्चुअल नॉलेज जो है वो बहुत काम करता है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। इसके साथ फायदा ये है कि अगर आप बैठ के वहां ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि एग्जैक्ट आपने ऐसा पढ़ा है, तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। तो कोशिश करो जो बेसिक बेसिक फैक्ट है एटलीस्ट वो आपको पता हो। इफ नॉट बहुत सारा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें से आपको विजयनगर, मुगल, मौर्यन, चालुक्य का एक बार को नहीं भी पता है तो गुप्ता जो बहुत फेमस फेमस डायनेस्टीज हैं, चोला एम्पायर, पल्लव एम्पायर, उनकी बेसिक बेसिक बातें आप कोशिश करो कि एक बार आप पढ़ लो। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट गिवन एबव फॉलो वैष्णविज्म। तो वैष्णविज्म का मतलब क्या होता है, जनरली हम 3 कल्ट की बात करते हैं, वैष्णविज्म, शैविज्म और शक्ति कल्ट। तो वैष्णविज्म में क्या होता है, या तो लॉर्ड विष्णु की आराधना करी गई हो, या फिर आपका कृष्णा या राम। जबकि शैविज्म में क्या होता है, लॉर्ड शिव जो हैं, लॉर्ड शिव
और शक्ति में क्या होता है कि जो भी आपकी गॉडेस जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल दुर्गा है, काली माता, ऐसे जो गॉडेस जो होती हैं, फीमेल डाइटी जो होती हैं, वो किस में आते हैं, शक्ति कल्ट में, फीमेल डाइटी। तो अब इनमें दिया है कि बहुत सारे आपको सेक्ट दे रखे हैं या बहुत सारे आपको दिए हैं पंथ वगैरह, तो आपको बताना है इनमें से वैष्णविज्म कौन फॉलो करता है। तो हमेशा कोशिश ये करो कि एलिमिनेट में कि कौन नहीं करता है। तो जैसे 10 नामी जो सन्यासी हैं, ये आपको पता होगा, दे आर जनरली रिलेटेड टू शिव। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को अप्लाई करते हो, आपके सारे ऑप्शन जो है वो कैंसिल होकर आंसर क्या बचता है, 1 और 2 ओनली। क्योंकि जो सन्यासी या जनरली ऐसा होता है कि जो सन्यास वाले ज्यादा लोग होते हैं, घर गृहस्थी में नहीं होते, जनरली वो शिव के होते हैं। बाकी ये क्योंकि बहुत फेमस है कल्ट, वरकारी या पुष्टि मार्ग और ये सब, तो आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो दिल्ली सल्तनत से लिया गया है ये क्वेश्चन, पहला है कि अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस हॉर्स ब्रांडिंग कॉल्ड दाग। अगला है दिल्ली सल्तनत के जो सारे रूलर्स थे उनमें बलबन जो था उसकी लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी। और तीसरा है पटवारी जो थे वर द पीपल अपॉइंटेड बाय दिल्ली सल्तनत टू लुक आफ्टर द विलेज अकाउंट। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी, उसके टाइम पे हमें पता है दाग और चेहरा सिस्टम आया। तो पहला तो ऑप्शन में सही है। तो जैसे ही आपने पहला सही मार्क किया तो आपको पता चल गया कि सेकंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी बलबन की नहीं थी, खिलजी की थी। उसके बाद अब इसमें ऑप्शन में डाउट है कि 1 के साथ 3 होगा या नहीं होगा। तो पटवारी जो अभी भी उनका काम यही है, विलेज के अकाउंट्स वगैरह देखना, तो उस टाइम पे भी यही होगा। तो इस हिसाब से वी कैन गो फॉर 1 और 3। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें अगेन मैं बता रही हूँ कि जब भी मैचिंग के सवाल आए प्लीज 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 कोशिश करें कि वो आपको आते हो, क्योंकि अभी तक यूपीएससी में एग्जाम में जो पैटर्न आ रहा था हम देख लेते थे कि पहला वाला मैच नहीं हो रहा है, उसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया, अब कौन सा बच रहा है, और 50-50 तक इट वाज इजी टू रीच। पर अब क्या उन्होंने ट्रिक डाला है, वो ऐसे डालते हैं ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल द 3 पेयर्स, नन। तो टेक्निकली जो भी पॉसिबल आंसर है वो हो सकता है। और क्योंकि ये भी नहीं पता कि कौन सा 1 पेयर सही है, तो इसको हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें सारा पता हो। तो कोशिश करो ऐसे जो आंसर्स हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है उसको कलेक्ट करने की, तो है ना, दीज आर नॉलेज बेस्ड, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर जो है, देयर इज नो लॉजिक। आई मीन लॉजिक ये हो सकता है कि आप एक दो पढ़े हुए को हटा दो या कर दो, पर एट मतलब क्योंकि अगेन आप आंसर तक अराइव नहीं कर सकते जब तक आपको सारे नहीं पता है। नाउ द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग पिथोरा पेंटिंग्स। तो पिथोरा पेंटिंग जो है उसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे पहला है कि ये जो फोक आर्ट कल्चर है वो झारखंड का है। दूसरा, रथावा और भिलाला जो ट्राइब्स हैं वो जनरली इन पेंटिंग्स को बनाने में एंगेज होते हैं। तो अगेन जैसे मैंने आपको संथाल ट्राइब वाले में बताया था कि हिस्ट्री का संथाल मूवमेंट आप यूज करके ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है ट्राइब वाला उसको सॉल्व कर सकते हो। इन द सेम वे अगर आपने थोड़ा बहुत ट्राइबल के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भील जो ट्राइबल्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी होता है ये, गुजरात में भी, और रठावा जो है जो मेनली गुजरात में होते हैं। तो अगर ये जो ट्राइब्स हैं वो राजस्थान और गुजरात के हैं तो ऐसा तो नहीं होगा वो पेंटिंग बनाने के लिए झारखंड माइग्रेट कर जाएंगी कि पेंटिंग बनानी है पिथौरा तो झारखंड चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो पेंटिंग्स है वो भी इसी झारखंड वो सॉरी तो ये जो पेंटिंग्स है वो भी गुजरात और राजस्थान ऐसे रीजन में बनाई जाती होंगी। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 2 ओनली, झारखंड वाला ऑप्शन इसी हिसाब से गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा समझना चाहिए कि अब जैसे ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे में। So this you have to understand. Now the next is again it is a question which is knowledge based literature है, उसको आपको ऑथर को मिलाना है। आप कभी इसमें ऐसे मत सोचना कि इनका नाम मैच कर रहा है तो उन्होंने लिखा होगा या ये होगा तो हुआ होगा, क्योंकि जनरली हम लोग जो लिटरेचर पढ़ते हैं, एक दो हमने बुक पढ़ी, उनके अलावा भी बहुत सारी बुक्स होती हैं। स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, गांधी जी उसका आंसर था, हमने कभी नहीं सुना कि गांधी जी ने ऐसी कोई बुक लिखी थी। तो इनमें क्या होता है, हमेशा देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कुछ नया कंसेप्ट आ जाए। एक आया था कि जो विताल विदूषक एक मंथली जनरल है वो किसका था, उसका आंसर था गोपाल बाबा वलंकर। तो हमेशा ये बुक टाइप और जो लिटरेचर टाइप क्वेश्चन उनमें हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है कि थोड़ा ब्रॉड या थोड़ा नॉलेज बेस्ड पूछें। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो बेसिक बेसिक बुक्स हैं, एग्जाम्पल गीत गोविंद इज अ वेरी फेमस बुक, उत्तम रामचरितम, सुशिपाल, दीज आर वेरी फेमस बुक्स जो कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस में मिल जाएंगी। यू कैन ऑल्सो रेफर लूसेंट, एक जगह पे वहां पे सारी एंशिएंट और मिडिवल की बुक्स दी हुई हैं। तो कहीं से भी एक कंसाइज सोर्स है, जैसे आप एटलीस्ट लिटरेचर और ऑथर जो है वो लूसेंट से जाके पढ़ सकते हो, एक जगह में उसमें सारा दिया हुआ है।
बट डू गिव इट अ रीड, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगला है, तो दीज आर मतलब आई वुड सजेस्ट कि नॉलेज बेस्ड है, अगर आता है तो अटेम्प्ट करो वरना रहने दो। दो चार भी आते हैं तो हाँ इसमें हेल्प, अब आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई नो ऑल ऑफ देम, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं कहाँ से आपको हिंट बताऊं कि ये इनका होगा इनका होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हो तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू रीच द आंसर्स। इसका आंसर भी है, आप एक बार जरूर देख लेना कि ये बुक्स किसकी हैं, हो सकता है एग्जाम में इन्हीं चार में से कोई एक रिपीट हो जाए। उसके बाद अगेन टेम्पल्स और लोकेशन, जब भी टेम्पल का क्वेश्चन आए यूपीएससी में, आपको पता है कि बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं टेम्पल के, रॉक कट के, बिहार के। तो अगर आप कभी भी आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल्स वाला पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल, तो आपको क्या बातें याद रखनी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लोकेशन। लोकेशन ब्रॉडली अगर आपको प्लेस याद हो जाए वेरी गुड, पर कोशिश ये करो एटलीस्ट स्टेट तो पता हो ताकि आप थोड़ा बहुत एलिमिनेट कर पाओ। उसके अलावा आपको डेट ही पता होना चाहिए कि वहां का जो लोकल गॉड या गॉडेस कौन है ना। क्योंकि वही है कि अगर इस जगह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि ये जो टेम्पल है उनमें से वैष्णविज्म के कौन से हैं, और यस ऑल्सो रिलीजियन, क्योंकि बुद्धिस्ट टेम्पल भी होते हैं, जैन टेम्पल भी होते हैं और हिंदू टेम्पल्स तो होते ही हैं। तो कौन से रिलीजन का है, लोकेशन क्या है, गॉड गॉडेस जो मेन डिटी है वो कौन है वहाँ का, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज, एंड अगेन जैसा मैंने बताया कि मैचिंग वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल टू मी एटलीस्ट, तो उनमें कोशिश यही करो कि नॉलेज बढ़ाओ और आंसर तक पहुंचो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अब इसमें दो चीजों के बारे में दिया है, एक वन वेब के बारे में दिया है, एक LV-M3 M2 लॉन्च व्हीकल के बारे में दिया है। तो इनमें से मैं बस, ये मेनली नॉलेज बेस्ड, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर निकाल लोगे इसका। आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई लॉन्च व्हीकल है, तो लॉन्च व्हीकल में अंदर वाली डिटेल्स पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, पर आपको एटलीस्ट किस कंट्री का है, कंट्री में कोलैबोरेशन तो नहीं है ना, कंट्री कौन सी है, और दूसरा जो बिल्कुल ब्रॉड डिटेल्स जो होती है ना, ब्रॉड डिटेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल अग्नि में भी पढ़ते हैं कि एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर है, ऐसे क्वेश्चंस आप देखते हो कि हमेशा आते रहते हैं। तो जो ब्रॉड ब्रॉड चीजें एटलीस्ट वो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है, जैसे IRNSS पे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें टोटल 7 सैटेलाइट हैं, जियो सिंक्रोनस हैं 4 या 3, तो इस तरीके की जो मेजर मेजर डिटेल्स है दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। तो ऐसे जो ब्रॉड डिटेल्स है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते थे, अगर आपको पता होता कि LV-M3 M2 जो है वो 2 स्टेज ना होके 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, तो आप आसानी से फोर्थ ऑप्शन को काट के आंसर पे आ जाते, क्योंकि अगला तो ऑप्शन में ये है कि हाइट इतनी है, 25 सैटेलाइट्स हैं और भी सारी चीजें, पर ये सबसे एक इजी फैक्ट हो सकता है याद करने के लिए, तो ऐसे फैक्ट जो है उनको कोशिश करें आप याद करने की। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसमें क्या एक पूरी डिटेल दी है कि इट इज एन अटैक विच मीन टू शट डाउन अ मशीन नेटवर्क मेकिंग इट अनएसेसिबल फॉर यूज, और ये मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। फिर पूछा है कि कौन है जो एबव स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी वेरी मोस्ट एविडेंट इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल एक IoT का क्वेश्चन आया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, कि उसमें एक डिटेल दी थी कि अगर आप सुबह उठते हैं आपकी अलार्म जो है वो रिंग करता है, उससे कुछ लिंक होके आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है, लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ऑफ हो जाती हैं, तो व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी। तो हमेशा कभी भी कोई जो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स होते हैं ना उनका मीनिंग पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको जैसे आंसर इज डिनायल ऑफ सर्विस, जो नाम से भी थोड़ा लग रहा है कि जैसे शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क, तो यूज नहीं कर पा रहा है तो शायद सर्विस नहीं दे रहा है। बट अगेन फॉर एग्जामिनेशन बिकॉज नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग टेस्ट सीरीज, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमें ये पता हो कि फिशिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, ये आपका मिडिल मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है। तो ऐसे जो न्यूज़ में जो भी चीज़ें चल रही होती है कोशिश करो कि उनके बारे में आपको पता हो, जैसे डीप वेव क्या होता है, डार्क वेव क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वल्चर स्पीशीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही या गलत है। तो अब जैसे इसमें ऑप्शंस देख लीजिए आप, जैसे एक दिया है कि व्हाइट हेडेड एंड रेड हेडेड वल्चर आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन IUCN लिस्ट। IUCN की जो लिस्ट है उसमें इन वल्चर्स को क्या किया गया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्लासीफाई किया गया है। अब क्योंकि वल्चर जनरली न्यूज में रहते तो हो सकता है किया गया हो,
इसके अलावा इन्होंने बोला है कि एक केयर फैसिलिटी करी है स्टेट ऑफ बिहार में। अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होता तो इट वाज इन हरियाणा नॉट इन बिहार। ये हमने डिटेल में आपको यहाँ दिया भी है कि इट इज़ देयर इन हरियाणा बट नॉट इन बिहार। तो अगला है आपका कि सेव प्रोग्राम जो है वो अगेन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए था। डाइक्लोफेनाक बहुत न्यूज़ में रहता है और ये एक्चुअली वल्चर के एक्सटिंक्शन जो है उन्हीं से रिलेटेड न्यूज़ में रहता है, तो ये भी आपको एक बार पता होना चाहिए था। नाउ द नेक्स्ट इज नेम ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड देयर लोकेशन। इसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगेन 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। ये क्वेश्चन पहले बहुत बहुत तो नहीं पर अच्छे खासे मतलब ऐसे मीडियम लेवल के होते थे कि अगर एक दो भी एलिमिनेट कर दिया तो जनरली आंसर आ जाता था। और जब से ऑप्शन 1 2 3 ऑल, तब से कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि अब जब तक आप, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी इन्होंने दी है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो व्हाट विल यू गो फॉर एलिमिनेशन। तो अब प्रोटेक्टेड एरिया में आई टेल यू कि क्या क्या याद रखना होता है। सबसे पहले तो कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लोकेशन। लोकेशन का मेरा मतलब है स्टेट से, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट फौना तो नहीं है, जैसे किसी किसी जगह का बहुत फेमस कुछ होता है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क में बारहसिंगा फेमस है, ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो होता है रिवर वगैरह, रिवर भी बहुत पूछते हैं नेशनल पार्क में कि कौन सी रिवर निकल रही है, पास हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। तो व्हेनेवर यू आर रीडिंग नेशनल पार्क, देखिए एक चीज याद रखिए कि अब जैसे बर्ड सेंचुरी या वेटलैंड्स वगैरह तो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रामसर कन्वेंशन में जो है या न्यूज में जो है उनको पढ़िए, पर नेशनल पार्क आप कोशिश कीजिए कि सारे याद करें, क्योंकि नेशनल पार्क्स लगभग 105 हैं, तो एटलीस्ट आप लोकेशन तो उनकी पढ़ लें। और सेंचुरी में भी जो न्यूज में आ रही है कोशिश करें, क्योंकि कई बार यूपीएससी सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछ लेता है कि ये कहाँ है, तो पे अटेंशन। नेक्स्ट इज कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता तो नहीं कर सकते। कॉमन सेंस से आप बोलो कि ठीक है बीज जो है वो ऐसे ग्रुप में रहते हैं तो शायद कॉलोनी होगा आंसर, बट एट द सेम टाइम कोलर ब्लीचिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन एंड कोरल लिव्स इन कॉलोनी। तो कई बार ऐसे होगा, कुछ कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है। बाकी हाँ, इन जनरल आप सोचोगे तो इन दो ऑप्शन के बीच में आप थोड़ा सा जा सकते हो कि कॉलोनी में एक तो बीज भी रहते हैं और कोरल भी रहते हैं, तो पता होगा तो इन दोनों में से कर लोगे। बाकी अगर आपको बहुत आइडिया होगा तो यू मार्क ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चंस को मतलब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जब भी टेस्ट सॉल्व करो और इस तरीके का कोई कंटेंट है तो या तो उसको साइड में लिख लो या टेस्ट में रिवीजन में लिख लो। मेक श्योर कि अगर ये सेम चीज यूपीएससी में आए तो आपकी गलत नहीं हो रही है एट एनी कॉस्ट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगेन इट इज कन्वेंशन और प्रोटोकॉल बेस्ड, इसका आंसर है आपका, ठीक है, ऑप्शंस चेंज किए हैं इन्होंने, ठीक है। तो अब ये सारे ही प्रोटोकॉल्स बहुत फेमस है, नगोया, कार्टाजेना। जैसे नगोया है वो एसेट एंड बेनिफिट शेयरिंग से है, कार्टाजेना आपका ये मतलब वो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उनसे सेव करने के लिए है। मतलब सी द स्टफ, द आइडिया इज कि एटलीस्ट इनकी ब्रॉड जो थीम है वो तो पता हो, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ब्रॉड थीम, और इंडिया किसका पार्ट है किसका नहीं है, ये जरूर प्रिपेयर कर लेना कि इंडिया कितनों का पार्ट है और कितनों का नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज, अगले में दिया है कि नेशनल पार्क जो है उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट आपको दिए, 3 फैक्ट दिए हैं, एशियाटिक लॉइंस, कमलेश्वर डैम, या लार्जेस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है ये वेस्टर्न इंडिया का। तो अब इसमें एक चीज क्या है कि नेशनल पार्क कौन सा है इसकी बात हो रही है, तो अगर आपको पता हो कि गिर में लॉइंस हैं, गिर लॉइंस भी बोलते हैं, पर अभी तक के लिए लाइक इंडिया में इट इज द ओनली होम फॉर एशियाटिक लॉइन, तो ये इस आंसर को सॉल्व करने के लिए हमें 2 और 3 स्टेटमेंट की रिक्वायर ही नहीं थी। इसमें ये लिखा है इट इज द होम फॉर एशियाटिक लॉइन, सो फार देयर इज नो अदर टाइगर रिजर्व, नो अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नो अदर, क्या बोलोगे आप, नेशनल पार्क जिसमें एशियाटिक लॉइन की पॉपुलेशन हो। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इट इज द होम फॉर एशियाटिक लॉइन, तो इसका आंसर हो गया गिर नेशनल पार्क। नाउ द नेक्स्ट इज, with reference to biobutanol as a fuel in the internal combustion engine, consider the following statement. It has a higher energy content than that of gasoline. The idea here is not to solve this question, पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम वेस्ट टू एनर्जी का पढ़ रहे थे तो इंसिनरेशन था, उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा था। तो हमेशा ये जो छोटी छोटी ट्रैप्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है हायर एनर्जी कंटेंट है, इन जनरल लोअर होता है,
तो इन्होंने एग्जैक्ट अपोजिट बना दिया उसी स्टेटमेंट को और आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं बी वेरी अटेंटिव। और इसका सही आंसर है सी विच इज 2 3 4, क्योंकि बाकी के स्टेटमेंट सही है। आप पढ़ लेना एक बार, कोशिश करना कि इसके आसपास का पढ़ लो, अच्छे से कंसेप्ट समझ लो, बाकी हमेशा छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं उन पे जाइए आप। अगेन अगला है, वापस से कन्वेंशन और फोकस एरिया पूछा है आपसे। अब देखिए ये वाले जो ऑप्शंस है 1 and 2, 2 and 3, 1 3, तो दीज ऑप्शंस आर रिलेटिवली इजी, क्योंकि इनमें अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ऑल्दो इसमें सारे सही हैं, रॉटरडैम हजार्डस के लिए, यूएन रेड डिफॉरेस्टेशन के लिए, एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पर फिर भी ये वाले जो ऑप्शंस है ना इनमें फिर भी कन्वीनियंस होता है। बाकी तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट जो कन्वेंशन है उनके ब्रॉड थीम आपको पता हो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है तो किसके लिए है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड, कि एफआरए 2006 जो है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। हम सीधा एक बार तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं कि एट द नेशनल लेवल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नोडल मिनिस्ट्री। तो हम बोल रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो एमओएफसीसी है वो नोडल मिनिस्ट्री होता है। देखिए फॉरेस्ट राइट क्या है कि ट्राइबल्स को हम राइट दे रहे हैं, तो उसमें बेसिक ख्याल किसका रखा जा रहा है, ट्राइबल्स का, ना कि फॉरेस्ट का। तो कौन सी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, ट्राइबल मिनिस्ट्री। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा आपका थर्ड। उसके बाद बचा हमारा कि इसमें जो एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की बात है, जबकि इंडिविजुअल राइट्स की जरा सी भी बात नहीं की गई है। यस, इंडिविजुअल राइट्स की बात नहीं की गई है, जबकि फॉरेस्ट राइट एक्ट में बहुत तरह की राइट्स की बात करी गई है। आपकी कम्युनिटी राइट की बात करी गई है, इंडिविजुअल राइट की बात करी गई है, टाइटल राइट, लैंड राइट, यूज राइट, तो बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसीलिए ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 एकदम सही है। तो इसका आंसर है ए। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए कि जो रेपिटेटिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना इनको एक बार यहाँ से पढ़ लो, और जहाँ से भी आपने एफआरए पढ़ा है एक बार मेक श्योर कर लो कि आप रिवाइज कर रहे हो वहाँ से। एटलीस्ट इन्वायरमेंट एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ रहा है। तो ऐसे एक एक करके आप सब्जेक्ट्स भी खत्म कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द स्पीसीज डाइवर्सिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहला इट इज द रेशियो ऑफ वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल स्पीशीज गिवन इन बायोम। ठीक है, नाम से लग रहा है कि डाइवर्सिटी है तो एक दूसरे के पॉपुले उसमें होगी, तो पहला ठीक लग रहा है। सेकेंड इज वन वुड बी इनडेफिनिट डाइवर्सिटी, 0 रिप्रेजेंट ओनली वन स्पीशीज। ठीक है, इट रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अर्थ, मतलब बायोडाइवर्सिटी है तो वेराइटी की बात होगी। तो पहला और तीसरा तो सही लग रहा है। दूसरे में अगर आप थोड़ा मैथमेटिकल सोचेंगे, नॉट जनरल, तो जनरली ऐसा होता है ना कि ऐसे निकालेंगे डाइवर्सिटी की नई वाली कौन सी अपॉन टोटल जो भी है, तो 1/1 तब आएगा जब सारी सेम हो, मतलब 100% एक ही स्पीशीज है। थोड़ा सा मैथमेटिकल, आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो अगर पहले स्टेटमेंट को आप सही मानोगे तो सेकंड गलत हो जाएगा। तो जैसे ही आपने सेकंड गलत किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 and 3। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, अगर आपको कॉमन सेंस से समझ आता है तो। अदरवाइज कोशिश करो कि ये जो बेसिक क्वेश्चन है उनको आपको पता हो। आई होप इट इज विजिबल, आई एम गेटिंग इनटू साइड। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, पहला वाला बेसिक डेफिनेशन है वो समझ आ जाएगा। थर्ड वाला भी वेराइटी की बात कर रहा है तो सिंपल लग रहा है। सेकंड वाले में थोड़ा सा मैथमेटिकल है कि 1 तब आता है जब ऊपर और नीचे दोनों 1 हो, मतलब नीचे जितना है ऊपर भी उतना है, मतलब एक ही पॉपुलेशन है। तो 1 स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है 1, ना कि 0। नाउ द नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2021 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो भी कंट्रीज हैं हैव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। यानी वो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं उनका इन टर्म्स ऑफ एरिया परसेंटेज में, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बहुत छोटे हैं। पर हम भी देखते हैं ना, अगर हमने थोड़ा बहुत भी देखा हो कि अगर हम ये घूमने वगैरह की जगह देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लश ग्रीनरी और ये सब नॉर्थ ईस्ट में होती है। उनके छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं पर उसमें भी बहुत सारे स्टेट में बहुत ग्रीनरी होती है। तो चांसेस हैं कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए राजस्थान देखिए कितना बड़ा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनमें फॉरेस्ट पैचेस में होंगे, पर इतने बड़े हैं तो परसेंटेज में तो कम ही होंगे। तो उस कंपैरिजन में पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है।
दूसरे देयर हैज बीन अ नेट डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर एट नेशनल लेवल, तो ऐसा तो कुछ नहीं सुनने में आया कि नेट डिक्रीज हुआ है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो जच नहीं रहा, बाकी पहला है सेकंड नहीं है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। देयर इज एन ओवरऑल डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं तो डिफॉरेस्टेशन भी वहीं ज़्यादा होता है, ये बेसिक थंब रूल है, क्योंकि वहाँ एक्चुअली लोगों के पास बफर है, क्योंकि जहाँ फॉरेस्ट जो एरियाज होते हैं ना, जनरली हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं तो हाईवे के लिए फॉरेस्ट लैंड क्लियर कर दिया, ये सारी चीज़ें, तो ये दिस इज ट्रू, इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी 1 and 3। अब हमारा अगला सवाल है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है और हाइड्रोपोनिक्स जो है, इन दोनों में क्या रिलेशन है या क्या है। तो अब अपन हाइड्रोपोनिक्स की बात कर रहे हैं विज विज ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो सबसे पहला है कि रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, लेस स्पेस होता है, लेस वाटर होता है। अगला है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो स्लो है। अब एक बात बताइए कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो जनरली हम ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो जल्दी ग्रो कर जाए। अगर कोई चीज़ लेट ग्रो कर रही है तो हमें ज़्यादा एडवांटेज ही नहीं होगा उस चीज़ का ना, तो इसीलिए 4 तो नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, तो हमने हटा दिया। उसके बाद 1 और 3 डेफिनेटली है। तो अब आप सोचिए कि लेस वाटर लग रहा है, लेस, और अगर आपने इसकी इमेज भी देखी ना तो ऐसे मतलब क्रेटों में कुछ कुछ ऐसे करके ये ग्रो करते हैं, ऐसे हवा में सस्पेंडेड या फिर वाटर में, तो एक्चुअली स्पेस कम लगती है। या फिर नई जो चीज़ें होती हैं उनके जनरली एडवांटेजेस भी होते हैं। तो अगर बोल रहे हैं कि ये भी कम लग रहा है, ये भी कम लग रहा है, तो सोचो कि लगना चाहिए, तो इस हिसाब से द आंसर वुड बी 1, 2 and 3 ओनली। नाउ द नेक्स्ट इज ई वेस्ट से क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई वेस्ट। ई वेस्ट जो होता है रिलीज हार्मफुल केमिकल लीड ऑन बर्निंग, ठीक है। अब इसमें द आइडिया इज कि जैसे मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट जो होते हैं आपके लिए वो आप समझिए। जैसे ई वेस्ट के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड, एटलीस्ट शुरुआत के 2-3 आपको पता होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर इधर आपको पता है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है ना कि फोर्थ लार्जेस्ट, अब जैसे यहाँ एक मैंने आपको बताया था राजस्थान और उत्तर प्रदेश वाला, कि वो स्टेटमेंट खुद में नहीं अच्छा लग रहा। जैसे इसमें क्या दिया है कि चाइना हो सकता है कि चाइना इंडिया से ज़्यादा करता हो, यूएस हो सकता है, पर जापान आपको लगता है कि इंडिया से ज़्यादा करता होगा? जापान तो बहुत छोटा सा देश है, और इंडिया में ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, वी आर ऑल्सो डूइंग गुड, इनफैक्ट पीपीपी के मामले में हम थर्ड भी हैं। तो इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको नहीं लगता वेस्ट जनरेट होगा, वो भी इतनी सारी पॉपुलेशन का, अगर इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो जापान से तो इंडिया का कम नहीं होना चाहिए। हो सकता है फोर्थ होता, पर जापान से तो नहीं होता। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। जैसे आप सेकंड गलत करेंगे आपका आंसर बचेगा 1 and 3, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज which of the following option is correct description of energy flow regarding the energy yes इन द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम में हम बात करें कि एनर्जी का फ्लो जो है, एक सेकेंड अगर आपको विजिबल ना हो, आई होप इट इज विजिबल। तो एनर्जी के फ्लो की बात कर रहे हैं कि एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम में कैसे फ्लो होती है, क्या पैटर्न है। तो सबसे पहला जो है इसमें एनर्जी इज क्रिएटेड एट प्रोड्यूसर लेवल एंड देन डिस्ट्रॉय एट द टॉप ऑफ ट्रॉपिक लेवल कंप्लीटिंग द ट्रॉपिक साइकिल, है ना। तो एक आपने सुना होगा कि बहुत बेसिक, हमने या तो 6th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, कि एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि ऐसा मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फूड को रादर बनाते हैं ना कि एनर्जी को, वो धीरे धीरे करके फूड और ट्रॉपिक के फॉर्म में आगे हो जाता है और एनर्जी डिस्ट्रॉयड होती है, ये तो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो पहला गलत हो जाएगा। अगला, एनर्जी ट्रांसफर इन द ट्रॉपिक लेवल कैन नेवर बी 100% एंड लेस देन 10% ऑफ एनर्जी इन लॉस्ट एज हीट। यानी कि 10% से भी कम एनर्जी जो है वो हीट में जाती है, जबकि आपको पता होगा देयर इज अ 10% लॉ कि जब भी कोई एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है तो केवल 10% ट्रांसमिट होती है, रेस्ट 90% इज वेस्टेज। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड वाला पार्ट। थर्ड इज एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल बट इट कैन बी बाई डायरेक्शनल इन टुंड्रा रीजन। यानी कि बोल रहे हैं कि एनर्जी फ्लो वैसे तो यूनिडायरेक्शनल होता है बट फॉर टुंड्रा रीजन इट इज बाई डायरेक्शनल, विच इज रॉन्ग। आपने अगर इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एनर्जी का पिरामिड जो होता है इट इज ऑलवेज ऐसे, है ना, क्योंकि हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती है एनर्जी, पहले ज्यादा होती है फिर धीरे 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 कम होती जाती है। अगला है नन ऑफ द एबव। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि बाकी तीनों इनकरेक्ट है और हमसे क्या पूछा है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछा है कि हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो होते हैं, एल्गल ब्लूम की हम बात कर रहे हैं कि जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम है, तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनसे एल्गल ब्लूम आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है।
तो सबसे पहले एग्रीकल्चर रन ऑफ, की एग्रीकल्चर का जो रन ऑफ मतलब एग्रीकल्चर का जो भी सोयल वोयल वाटर मिक्स जो है वो जा रहा है बाहर, तो बिल्कुल चांसेस है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ और जो सोइल के अंदर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं या लिटर जो रह जाता है वो हो सकता है, तो इट वुड बी इन द ऑप्शन। अनट्रीटेड सीवेज है ये भी करेगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है ये भी करेगा, और ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ रिवर ये भी होगा, क्योंकि अगर कोई रिवर ब्लॉक हो जाएगी तो वहीं पे आपने देखा है ना कि वो जैसे तालाब का जो पानी होता है उसमें एल्गल ब्लूम होता है, नदी में कभी नहीं होता, क्यों? क्योंकि तालाब का स्टेगनेंट होता है, इसीलिए वहां पे उनको मौका मिलता है स्टेबल होने का। तो इसीलिए सारे ऑप्शन आ जाएंगे विच इज सी 1, 2, 3 एंड 4। द नेक्स्ट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें क्या क्या आएगा। अब इसमें माई आइडिया इज नॉट टू सॉल्व दिस कि मैं आपको बताऊं कि पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, मैं बस एक चीज बताऊं कि एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट मतलब बजट। बजट मीन्स फिस्कल पॉलिसी, वेरी बेसिक। पर यहाँ पे देखिए मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। अब आपको पता होगा कि फिस्कल पॉलिसी किसका काम है, गवर्नमेंट का, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी किसका काम है, आरबीआई का। तो आप एक बात बताइए कि बजट से आरबीआई का क्या कनेक्शन है? कोई भी कनेक्शन नहीं। आपने देखा है कभी कि गवर्नर का आरबीआई कुछ, आरबीआई का जो गवर्नर है वो कुछ बोल रहा है कि हम ऐसी नया बजट लेके आएंगे या कुछ करेंगे? क्योंकि देयर इज नो एब्सोल्यूट रिलेशन इन फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों अलग अलग डोमेन में काम कर रहे हैं। तो ऐसे आपको कॉमन सेंस लगाना और एटलीस्ट फोर्थ जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर इज नॉट, मतलब द आइडिया इज नॉट टू अराइव एट द आंसर, क्योंकि बाकी सारे ही सही है, पॉलिटी का इजी सा क्वेश्चन है, पर ऐसे जो आउटराइटली आप चमका सकते हैं एग्जाम में उन पर हमें ध्यान देना है। तो अब हमारा जो अगला सवाल है वो है रीड और नीड से रिलेटेड, जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो होता है उससे रिलेटेड। अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चन जो है ना वो आपके कोर इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं, कोर इकोनॉमी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं डिमांड और सप्लाई के, या फिर अगर सरकार मनी की सप्लाई बढ़ाती है तो क्या क्या जो है उसके, सरकार अगर मनी की सप्लाई बढ़ाती है तो उससे क्या क्या अच्छी चीजें होंगी या क्या खराब होगा, मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो एप्लीकेशन बेस्ड होती है, यानी आपने जो भी समझा है कि किस चीज से क्या ऊपर जाता है, क्या वो जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल है उनका एप्लीकेशन होता है। तो जो कोर इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं उनमें हमेशा कोशिश कीजिए कि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है कि एग्जैक्ट उस कंसेप्ट का मतलब क्या है और उनका बाकी कंसेप्ट से क्या रिलेशन है, दैट विल हेल्प। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अभी तक आपने जो भी इकोनॉमी पढ़ी उसमें जो कोर कंसेप्ट है, जैसे रीर है, तो रादर आप रीर के बारे में जाके 8 फैक्ट पढ़ रहे हो, आप समझो अच्छे से कि व्हाट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है। एक बार आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो फिर उनको आपस में लिंक करना इज वेरी इजी। तो इसका तो आंसर 1 ओनली है, क्योंकि जो डिफरेंस जो होता है वो एक्चुअली वाइडन होता है। अगेन मतलब यहाँ अगर मैं आपको दोनों कंसेप्ट समझाने बैठूंगी तो आधा घंटा शायद इसी टॉपिक पे निकल जाए, बट द आइडिया इज कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आएंगे। और अभी के लिए भी अगर आपको कुछ नहीं आता तो मेक श्योर कि टेस्ट सीरीज में आप 5 पॉइंट याद करो ना करो, एटलीस्ट पढ़ लो कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ नहीं तो हो सकता है यूपीएससी सिर्फ डेफिनेशन ही पूछ दे आपसे। तो हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में स्टेटमेंट देखना है। तो पहला ही बहुत इजी था कि क्रिप्टो करेंसी है, तो ये तो हमें पता है कि आरबीआई जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट है क्रिप्टो करेंसी की। तो आरबीआई खुद क्यों इंट्रोड्यूस करेगा क्रिप्टो करेंसी? इट इज अ डिजिटल करेंसी बट नॉट क्रिप्टो करेंसी। तो ये जो अटेंटिव रहने का जो फायदा होता है ना कि हमको फ्लो फ्लो में लगेगा कि ये भी सही लिखा होगा, बट ऐसा नहीं होता। जो छोटे छोटे वर्ड जो होते हैं जिनके साथ ऑप्शन को गलत बनाया जाता है, तो जैसे ही आप पहला स्टेटमेंट गलत कर देंगे आप आंसर पे अराइव कर जाएंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे फॉर गवर्नमेंट टू रेज रेवेन्यू। सरकार जो है वो रेवेन्यू कैसे कैसे बढ़ा सकती है? तो बहुत इजी से ऑप्शन है कि अगर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टमेंट करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो बिल्कुल पैसा मिलेगा। वॉलंटरी रिटेंशन रूट का ऑप्शन दे देंगे एफआईआई में तो भी बढ़ेगा पैसा। और इशुएंस ऑफ सोवरेन बॉन्ड तो भी। अगेन दीज आर इकोनॉमिक कंसेप्ट, इफ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग देम तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, उसके बाद भी देयर इज नो गारंटी आपको समझ आएगा। तो फॉर कोर इकोनॉमी कंसेप्ट आई एम अगेन सेइंग कोर इकोनॉमी हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तभी आपसे सवाल बनेंगे, क्योंकि फैक्ट तो है नहीं जो रिपीट होंगे एकदम से। तो सवाल तभी समझ आएगा जब आपको पता होगा व्हाट दिस कंसेप्ट इज, है ना। जैसे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है इसमें आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कौन बेचता है कौन खरीदता है, बेसिक बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट अ बफर फॉर वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट अगर है
और बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा होगा तो हेल्प हो जाएगी करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने में, क्योंकि बफर की तरह काम करेगा। तो सबसे पहला रेमिटेंस अगर ज़्यादा होगा किसी भी कंट्री के लिए अच्छा होता है। सेकंड इज लार्ज फॉरेक्स रिजर्व, तो ऑब्वियसली उनको हम ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। अगला एफडीआई का इनफ्लो होगा तो फायदा होगा। अगला है ग्रांट रिसीव्ड फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अगर यहाँ पे लोन होता तो एक अलग चीज़ होती, पर ग्रांट का मतलब क्या होता है कि वो पैसा आपको वापस नहीं करना है। तो इफ वी डू हैव ग्रांट तो हमें क्या है कि कोई लाइबिलिटी नहीं है हमारे ऊपर, और हम वो पैसे को आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। स्वैप ट्रांजेक्शन्स भी बिल्कुल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट इज की एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसमें क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा। दिस इज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, पर ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम यूपीएससी में रिपीट हो सकता है ऑप्शंस बदलते। तो हैव क्लैरिटी कि नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन से मेथड्स होते हैं, वी हैव गिवन इन डिटेल, तो सी दैट वंस। बस इसमें ये देख लीजिए जैसे सेल और परचेज जो होती है, बैंक बॉन्ड और स्टॉक्स की बाय इंडिविजुअल ये नहीं आता है, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आती है। तो अगेन ये थोड़े से कंसेप्ट हैं, इकोनॉमी में कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी आप आगे उसको अप्लाई कर पाएंगे। मतलब एक चीज़ नहीं होती, अगर आपने समझ लिया कि अच्छा ये इस तरीके से आता है या ये कारण है कि ये वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो फिर ओवरऑल आंसर मतलब इकोनॉमी के कंसेप्ट या तो बहुत ईजी होता है या बहुत मुश्किल होते हैं। तो अगर क्लैरिटी है तो दे आर वेरी इजी, सुपर इजी, मतलब यू लव देम। बट अगर आपको ऐसा है कि समझ ही नहीं आ रहा तो फिर कुछ लॉजिक नहीं काम करते वहाँ पे, है ना। तो हैव क्लैरिटी ऑन दोज टॉपिक्स, अगेन आई एम सेइंग। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो इंडिया में कैसे रिड्यूस होगी। अब इसमें एक सिंपल आपको ऑप्शन देखना था कि इसमें लिखा था कि प्रायोरिटाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर ह्यूमन डेवलपमेंट। आप 1 मिनट लॉजिक लगा के सोचिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हैं, आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को जो फूड सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है राशन कार्ड के थ्रू हो, पीडीएस के थ्रू हो, कोविड के टाइम पे आप या फिर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे एमजी नरेगा स्कीम है उसके थ्रू आप गारंटी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको काम देगी अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं भी। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो इनसे क्या होगा, इनक्वालिटी रिड्यूस होगी, क्योंकि सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, सबके पास अपॉर्चुनिटी होगा। पर उसी जगह पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर से इनडायरेक्टली तो हो सकता है, पर दोनों में से अगर इनक्वालिटी को डायरेक्ट रिड्यूस करना है तो क्या हेल्प करेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अब ये ऑप्शन तो शॉर्ट गलत लग रहा है कि इनक्वालिटी के लिए अगर इंफ्रा पे ध्यान दोगे, इंफ्रा क्योंकि ऐसा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट भी वही कर पाएगा जिसके पास पैसा है ऑलरेडी, और यूटिलाइज भी आगे से, जैसे बीओटी मॉडल पे बिजनेस ऑपरेट ट्रांसपोर्ट, कोई हाईवे बना रहा है कुछ कर रहा है, तो डायरेक्टली बेनिफिट लोगों को नहीं होगा। तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, या फिर अगर एटलीस्ट नहीं भी बढ़ेगी तो कम तो नहीं होगी, और ह्यूमन डेवलपमेंट में डेफिनेटली होगी। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। जैसे ही आपने थर्ड ऑप्शन हटाया आप आंसर पे आ जाएंगे, तो ऐसे क्लैरिटी रखिए कि किस चीज में क्या है। नाउ द नेक्स्ट इज कि फिस्कल ड्रैग जो है, व्हाट में लीड टू फिस्कल ड्रैग इन एन इकोनॉमी। तो ऑप्शन है आपके पास डिक्लाइन इन इनकम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, डिक्रीजिंग रेपो रेट, और फोर्थ इज एसिलरेटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अब देखिए आपको फिस्कल ड्रैग का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता है, फिस्कल ड्रैग का मतलब होता है कि सरकार ने कोई जानबूझ के, इट इज विजिबल ना, ओके, कि सरकार ने ऐसे खुद से कुछ व्हाट शुड आई से, कि सरकार जो टैक्स रेट्स हैं या टैक्स की जो चीज़ है उनको नहीं बढ़ा रही है, फिर भी लोग जो ऑटोमेटिकली, मतलब लोगों का टैक्स ब्रैकेट में और आना और सरकार का टैक्स ज्यादा बढ़ना, दिस इज नोन एज फिस्कल ड्रैग। अब इसमें आप देखिए कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से डायरेक्टली बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेपो रेट से बढ़ेगा, एसिलरेटिंग इन्फ्लेशन से भी बढ़ेगा। इसमें डिक्लाइन इन इनकम इज अ टॉपिक जो डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, जिसमें फर्स्ट टाइम्स में नेगेटिव लगता है, पर इस क्वेश्चन के थ्रू, मतलब कंसेप्ट तो वैसे भी आप जाके पढ़ेंगे, इस ऑप्शन के थ्रू मुझे ये बताना कि कई बार हो सकता है आपको ये क्वेश्चन जब आपने सॉल्व किया तो डाउट आया हो कि पहला काट देते हैं, विच इज अ जेन्युइन डाउट। बस ये बताना है कि यूपीएससी में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो लगते हैं कि ये तो नहीं होगा, पर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते कि उनका हम इंक्लूड ना करें, तो हमेशा बेस्ट पॉसिबल आंसर पे जाइए। जैसे इसमें 2 3 4 इज नॉट एन ऑप्शन, अगर होता तो शायद हम उसको प्रायोरिटी रख देते, पर क्योंकि वन ऑप्शन में ऑलरेडी इंक्लूडेड और 2 2 3 4 हम हटा नहीं सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि यूपीएससी में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको लगेगा कि ये है ये नहीं है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड कि यार पता नहीं आंसर क्या, और आप छोड़ के आ गए। ऑलवेज गो फॉर बेस्ट पॉसिबल आंसर इन एनी क्वेश्चन, बी इट प्रीलिम्स जीएस, बी इट कॉम्प्रिहेंशन, है ना। द नेक्स्ट इज according to RBI 1934,
according to RBI Act 1934 which of the following are categorized as assets of RBI। तो कुल मिला के कि आरबीआई की असेट इनमें से क्या क्या है, तो असेट नहीं होगा तो लायबिलिटी होगा। अगर आपने अपना कभी आपके पास जो भी पैसे हो, अगर आप नोट कभी देखना, ए वेरी इंटरेस्टिंग लाइन इज रिटन ओवर दैट, मैं जैसे अगर 10 रुपए का नोट है तो उस पर लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, सम सॉर्ट ऑफ दिस। तो उसमें जनरली क्या होता है कि अगर जो करेंसी जो है वो आरबीआई प्रिंट करके आपको दे रहा है, ठीक है, वो बैंक के थ्रू आपके पास आ रही है, तो कभी भी ऐसा होगा ना कि आपकी करेंसी की वैल्यू नहीं होगी, तो आप यू कैन गो टू आरबीआई डायरेक्टली कि यार आपका जो नोट है ये तो कागज है, अगर आपकी बैकिंग नहीं है तो हमेशा इट एक्ट्स एज लाइबिलिटी टू आरबीआई, क्योंकि आरबीआई को कुछ दिखाना पड़ेगा या कुछ देना पड़ेगा उसके उसमें। तो जो नोट्स इन सर्कुलेशन है इट इज अ लाइबिलिटी, क्योंकि ये आरबीआई को पे बैक करना होता है, नॉट असेट। तो जैसे ही आप थर्ड ऑप्शन को इसमें एलिमिनेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन बी रिपीटेड विद मोर आंसर्स, और हो सकता है एक ही इनमें से पूछ लें या फिर और ऑप्शंस दे दें कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सिक्योरिटी, रेपो और ये और वो। तो हैव क्लैरिटी ओवर दिस टॉपिक, दिस कैन बी रिपीटेड। Now the next is consider the following statement with regard to prepaid instruments। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कई बार पढ़े हुए होते हैं, कई बार नहीं पढ़े हुए होते हैं। टेस्ट सीरीज आपको एक एज देता है कि जो कंटेंट आपने नहीं पढ़ा है वो कैसे हेल्प करेगा। तो कभी भी ऐसे मत करना कि टेस्ट लगाया, मार्क्स आया और छोड़ दिया। हमेशा अगर जैसे ये प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में पढ़ लो कि क्या है, एक नया कंटेंट है, क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है वो थर्ड पार्टी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, सो इस आंसर इज 1 and 2। बट अगेन टेस्ट सीरीज का यूज यही होता है कि अगर कोई नई करंट में स्कीम आ रही है तो उसको एक बार देख लो, हो सकता है द सेम स्कीम कैन गेट रिपीटेड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो कंटेंट के लिए इस फ्रंट पे आप सोच सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो अगर इसमें वैसे तो अगर आपको पता हो तो वेल एंड गुड, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, बट स्टिल आप ऐसे सोच सकते हो कि इसमें एक वर्ड आ रहा है पे मैकेनिज्म, मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू पेमेंट। तो पॉजिटिव मतलब कि पेमेंट ठीक कर रहा है। तो अब इसमें सेकंड ऑप्शन दिया है कि इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट फ्रॉड परपेचुएटेड थ्रू चेक पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेम्परिंग और अल्टरनेशन ऑफ द चेक। तो नाम से थोड़ा ठीक लग रहा है कि पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, और पॉजिटिव से भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए, तो फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए है। बाकी आप सोचिए अगर पेमेंट होगा तो सेबी का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो वाई इट वुड बी इंट्रोड्यूस बाय सेबी, इट इज इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कोशिश कीजिए कि अगर आपको नहीं भी पता है तो आफ्टर गिविंग दिस मॉक आपको पता है कि व्हाट इज पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाम आईएएस। अब हम सॉल्व करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71। तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। यानी कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला है कि ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दूसरा है कि कॉर्पोरेट बोरोवर जो है उनको इशू करते हैं। तीसरा, अनलाइक कमर्शियल पेपर्स सीओडीज जो होते हैं वो सिक्योर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगेन दिस इज अ कोर इकोनॉमी क्वेश्चन, कोर इकोनॉमी क्वेश्चन। तो इन पे आई ऑलरेडी सजेस्टेड कि ये वाले जो क्वेश्चन है उनमें हमेशा आप क्या करेंगे, कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, क्लियर एकदम, कि कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये सिक्योर्ड दिया है उसकी जगह क्या होता है, अनसिक्योर्ड। एक बार डिटेल्स आप पढ़ लेना। और जैसे जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हम ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इन पे बहुत फोकस करना है कि शॉर्ट टर्म क्या है, सिक्योर्ड क्या है, कौन इशू कर रहा है। तो ऐसी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो इस क्वेश्चन में हेल्प करेगी। इसका आंसर है 1 and 2, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे, विच इज़ ब्लू हाइड्रोजन यूजेज द नेचुरल फ्लो ऑफ मूविंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये बात करें कि ब्लू हाइड्रोजन जो होता है वो नेचुरल फ्लो होता है मूविंग वाटर का, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आगे बात हो रही है पिंक हाइड्रोजन की, देन हम बात कर रहे हैं ग्रे हाइड्रोजन की। तो ऐसे जो कंसेप्ट हैं कि ब्लू इकोनॉमी, ब्लू हाइड्रोजन, कार्बन फर्टिलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे पहले वाले स्टेटमेंट में क्या किया है, ये कन्फ्यूज़ किया गया है आपको ज़बरदस्ती, जबकि ये किससे ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल गैस से। तो अब जैसे आप करेंगे इसमें 1 स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट क्योंकि सही है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। ऐसा में क्या करना है कि जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इन्वायरमेंट में जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनका हमें ध्यान रखना है, तभी हमारे सवाल जो हैं वो सॉल्व होंगे अच्छे से। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
हमारा अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। यानी कि ये थोड़ा सा जो है वो कैसा है, टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि दो तरीके के डीएनए जो है उनको कंपेयर किया गया है, न्यूक्लियर का डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो ऐसे स्टेटमेंट में क्या है कि हमें बहुत डिटेल पता होनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैटरनल इनहेरिटेंट कौन सा है, कौन सा दोनों पेरेंट्स से आता है। पर मैंने आपको एक चीज़ शुरुआत में भी बताई थी, जब भी ऐसे सेंटेंस आपको दिखें कि मच हायर देन या मच लोअर देन, तो इस पर हमेशा आपका अटेंशन जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें हायर की जगह जो है लोअर सही होता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है सेकेंड आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बचेगा आपका, सी। अगेन दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, थोड़ी सी डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। परहैप्स मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जब भी कोई साइंस बेस्ड क्वेश्चन होता है और उसके एप्लीकेशन की बात की जाती है तो जनरली ज़्यादातर जो स्टेटमेंट्स है वो सही होते हैं अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है कि मतलब ऐसी एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं कि अगले 1 साल में उस पूरा का पूरा जो अर्थ की पॉपुलेशन है उसको मार्स पे शिफ्ट कर देंगे, तो ऐसी कोई किसी चीज़ का एप्लीकेशन होगा तो उसके चांसेस कम है कि सही हो। पर जब तक कोई जनरल स्टेटमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बात कर रहे हैं कि डीएनए सीक्वेंसिंग जो है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, तो ये सही लग रहा है। जो माइक्रोचिप्स हैं उनको और फास्ट और स्मॉलर कर देंगे, सही बात है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है और लोअर लेवल पे काम करना। अगला है कैंसर सेल को डिटेक्ट करने में, तो हम पढ़ते हैं कि नैनो पूरे फार्मा इंडस्ट्री चलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांस फैट। ट्रांस फैट आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही हम मानते हैं कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला जो होता है उसको ट्रांस फैट कहते हैं। हम ज़्यादातर चीज़ों में ऐड देखते हैं कि ये ट्रांस फैट फ्री है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर आपने थोड़ा सा भी, अगर आप टीवी एड्स वगैरह भी देखते हैं, डेली ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं, डेली ऑब्जर्वेशन, तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा रहता है कई बार अनसैचुरेटेड फैट ब्रैकेट में ट्रांस फैट। जो आपके खाने के स्नैक्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं चिप्स वगैरह के, उन पर लिखा होता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है कि ये सैचुरेटेड फैट है, ये बात गलत है क्योंकि दे आर अनसैचुरेटेड फैट। तो जैसे आप पहले स्टेटमेंट को गलत करेंगे आपका आंसर आ जाएगा सी, टू ओनली। क्योंकि ये जो है अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता, बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, लोअर करेगा। और जो फ्रीडम की बात हो रही है, ट्रांसफैट एट द रेट 75, अब आप सोचिए फ्रीडम है तो फ्रीडम का मतलब क्या है कि ख़त्म करनी है कोई चीज़, और इसमें स्टेटमेंट में लिखा है रिड्यूसिंग, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एलिमिनेटिंग। तो इसीलिए अब हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, 2-3 बातें कि डेली में भी जो हम खाते पीते रहते हैं वहाँ से हमें जो नॉलेज गैदर होती है, उसके अलावा हम शब्द पकड़ें अगर कि फ्रीडम का मतलब तो क्या होता है, आज़ादी, तो रिड्यूस नहीं करेंगे हम उसको, क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो ऐसे करके आप लॉजिक लगा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स। अब एक चीज़ देखिए कि ये शब्द हमें नहीं पता कि न्यूट्रास्यूटिकल शब्द का मतलब क्या होता है, पर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो एक शब्द लग रहा है कि न्यूट्रा प्लस दूसरा शब्द हमें लग रहा है स्यूटिकल। तो कोई ऐसी चीज़, न्यूट्रा का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और स्यूटिकल हम कहाँ पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल में। तो स्यूटिकल मतलब ऐसा लग रहा है कोई चीज़ मेडिसिन से रिलेटेड है। तो यानी ऐसा कोई भी फूड जिसमें क्या हो, न्यूट्रिशन और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ दोनों हो, उसको हम क्या मानेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स। तो अब जैसे गार्लिक की हम पढ़ते हैं बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सोयाबीन की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जिंजर की भी काफ़ी सारी, जिंजर तो इवन हम कफ कोल्ड वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो जनरली जो सारे ही फूड्स होते हैं, बहुत सारे फूड्स स्पेशली हर्ब्स वगैरह, उनकी क्या होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 2, 3। अब ये जो है इससे हमने सीखा कि शब्दों को ब्रेक करके, ब्रेकिंग द वर्ड्स वी कैन अराइव टू आंसर, ब्रेकिंग द वर्ड्स। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायो रॉक टेक्नोलॉजी। तो ये जो क्वेश्चन था मुझे नहीं पता था कि इसका आंसर क्या होगा, पर नाम से ऐसा लग रहा था कि बायो और रॉक मतलब कुछ ऐसा है जिसमें लिविंग है, रॉक मतलब क्या है कि कोई पत्थर टाइप कुछ है। तो इसमें जो सबसे अच्छा आंसर था वो क्या था, कोरल ऐसा है कि भाई सॉलिड जैसा है कुछ, बहुत ज़्यादा बेस की तरह भी काम करता है, रॉक की तरह, और उसमें लिविंग भी होता है। तो ये सही लगा आंसर। तो ऐसे आप शब्दों को ब्रेक करके आंसर जो है उसके पास आने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो जब भी हम एप्लीकेशन की बात करते हैं जनरली सारे एप्लीकेशन होते हैं अनटिल अनलेस वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसमें हम जब सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे तो सही लगेगा, पर पहला ऑप्शन पढ़िए, कैप्चरिंग डायरेक्ट इमेजेस ऑफ ब्लैक होल। हमें पता है ब्लैक होल जो है वो यूनिवर्स में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एनर्जी क्या कर लेते हैं, एनर्जी या लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट एब्जॉर्ब। इसीलिए इनकी जो डायरेक्ट इमेज है वो हम कैप्चर नहीं कर सकते। अभी तक हमारे पास ब्लैक होल की कोई डायरेक्ट इमेज नहीं है, तो इसीलिए बहुत मुश्किल है कि एकदम से कोई टेक्नोलॉजी आ रही है वो डायरेक्ट इमेज कैप्चर कर ले। तो जब भी ऐसे ऑप्शन हो जो नियर फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जैसे एप्लीकेशन हमें क्या करना है, नियर फ्यूचर टेक्नोलॉजी, इनको सही मानना है जो सुनने में लग रहा है कि हाँ ये फिजिबल है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो जैसे ही आप पहला ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे आंसर आ जाएगा बी, 2, 3, 4। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है हमारा, इसमें बात की गई है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। इनमें दो चीज़ों को कंपेयर किया है। पढ़ते हैं हम अपने स्टेटमेंट। सबसे पहला, एक्टिव इम्यूनिटी रेफर टू द प्रोटेक्शन दैट इज प्रोवाइड बाय पर्सन्स ओन इम्यून सिस्टम, यानी पर्सन का जो खुद का इम्यून सिस्टम है उससे जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसको एक्टिव इम्यूनिटी है। अगला, अनलाइक पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी इज यूजुअली टेम्परेरी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर एक्टिव इम्यूनिटी पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम बना रहा है तो वो टेम्परेरी क्यों होगी, वो तो परमानेंट होगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो हमेशा साथ में रहता है। तो यानी पहला और दूसरा जो है उनमें से एक ही सही है। अब देखते हैं कौन सा ज़्यादा सही है। तो नाम से तो ऐसा लग रहा है कि एक्टिव इम्यूनिटी है तो खुद के अंदर ही होना चाहिए तभी एक्टिव हो पाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं लग रहा। अभी थर्ड वापस देखते हैं। द इम्यूनिटी रिसीव्ड बाय एन इन्फेंट फ्रॉम मदर इज ए फॉर्म ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, तो ये सेंटेंस भी सही लग रहा है। और वैसे भी आप देखिए 2 और 3 ऑप्शन दिया है तो 2 के साथ 3 सही होगा, पर 2 के साथ तो 3 सही नहीं हो सकता, क्योंकि इम्यूनिटी जो है ये पैसिव इम्यूनिटी है तो वो टेम्परेरी होगी, है ना। तो इसीलिए इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो साथ साथ जा रहा है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अपने, जो कि है, इफ ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। तो ऐसे जो सवाल है ये सिंपल साइंस का कंसेप्ट है आपके, है ना, कि लाइट की जो स्पीड्स है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो इसका आंसर है सी, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज। इट इज अ साइंस बेस्ड क्वेश्चन, आई डोंट नो कॉमन सेंस आप कैसे करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। फ्यूल सेल को लेके कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो फ्यूल सेल हमने पढ़े हैं कि फ्यूल सेल क्या होता है, कि सबसे पहले इट यूजेज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एज फ्यूल, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ये सही है। दे डू नॉट नीड टू बी पीरियोडिकली चार्ज, दिस इज ऑल्सो ट्रू अबाउट फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। अब हम देखते हैं अगला सवाल, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग एमंग आर द सोर्सेज ऑफ माइक्रोबीड्स। माइक्रोबीड्स मतलब क्या होता है कि जो माइक्रोप्लास्टिक जो होती है ना, माइक्रो प्लास्टिक, ये जो है क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है माइक्रोबीड से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोबीड्स होता क्या है। माइक्रोबीड्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे प्लास्टिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक या माइक्रोबीड्स। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से जो है वो सोर्सेज की तरह काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला ड्राई फिट स्पोर्ट वियर, बिल्कुल जो स्पोर्ट वियर हमारे जो होते हैं उनमें बिल्कुल हो सकता है, गारमेंट्स में, शूज़ वगैरह में। अगला है सोप, सोप में भी आपने देखा होगा कई सारे स्क्रबिंग एजेंट जैसे बहुत सारे होते हैं अलग अलग सोप में। थर्ड है आपका स्लज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में तो बिल्कुल प्लास्टिक आता होगा, तो ये भी होगा। टूथपेस्ट में भी जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। अगला हम देखते हैं हमारा सवाल जो है, विच among the following is a part of Scorpion class submarine built under Project 75 in India। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था गलती से हमने टेस्ट में नॉट अ पार्ट ऑफ लिख दिया था, तो वो एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो पर जैसा कि हमें पता है कि इसमें INS विक्रांत, विक्रमादित्य और विराट, ये तीनों ही जो हैं वो क्या हैं, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसमें सबमरीन जो है वो एक ही है, INS खांदेरी।
वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं कि हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो जब भी आप टेस्ट सीरीज करें तो उसमें जो एक्स्ट्रा जो कंटेंट दिया है उसको आप एक बार देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the increased warming of ocean, consider the following statement. सबसे पहला, during La Nina, the oceans release some amount of heat contributing to climate change. अगला है, warmer ocean create more powerful storm and hurricanes. Then warming of oceans result in decreased stratification of less mixing of ओशन लेयर्स। देखिए अगेन इट इज़ अ कोर ज्योग्राफी क्वेश्चन, तो कोशिश कीजिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आपको हेल्प करे इसमें, इसीलिए बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ने की। पर इसमें एक चीज़ आप देखिए कि पहले स्टेटमेंट में कितना ऐसे दे रहा है कि क्लाइमेट चेंज, आपको लगता है ला नीना जैसे छोटे इवेंट से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, इसीलिए ऐसे जो मतलब ऐसा लग रहा है कि रिलेशन ही नहीं है, इररिलेटिव स्टेटमेंट है, इनको हम हटा देंगे, पहला हटा देंगे। अब सेकंड और थर्ड में से हमें चूज़ करना है, तो आपको पता होगा कि वार्मिंग से डिक्रीज नहीं होगा, कोल्ड होता तो भले ही होता, तो सेकंड जो है इसका सही आंसर है, तो आंसर वुड बी बी। अगेन ये कोर ज्योग्राफी क्वेश्चन है, तो ये जो सैलिनिटी के, स्ट्रेटिफिकेशन के, ये जो कंसेप्ट है ये आप पढ़ लें एक बार। नेक्स्ट इज, नाउ द नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये आपको एक पास दिया है और स्टेट दिया है ना, तो ये जो है हम पढ़ते हैं यूपीएससी में जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो, इसमें पहला ही जो पास है बनिहाल पास, उसका स्टेटमेंट जो है वो गलत के साथ मिला है उत्तराखंड के साथ, ये जम्मू में है। पर द आइडिया इज़ कि ऐसे जो पास हैं उनको हमें एक बार एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर देना है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसे सारे क्वेश्चंस, तो आप ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। तो पहला जैसे ही आप गलत करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2, 3, 4, पर एक बार इनको पढ़ लें आप अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट इज, आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन ऑल अराउंड the protected areas, wildlife sanctuary, national parks. Which of the following statements regarding ESZ is are correct? तो सबसे पहला है कि ESZ इज डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आपको पता होगा कि ESZ जो है वो EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। अगला है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ECZ आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बट नॉट आर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, विच इज ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इन्वायरमेंट में आते रहते हैं, लॉ से रिलेटेड, आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लें। अगला है कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में क्वेश्चन। तो पहला है कि ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो लार्ज एक्सपेंशन होते हैं। अगेन अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो ही आप अटेम्प्ट करें, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। ऐसे जो क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही आइडिया नहीं है और बहुत टेक्निकल हैं, जिनमें आंसर कुछ भी हो सकता है, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, ऐसे क्वेश्चन को आप चाहें तो स्किप कर दें। हालांकि इसमें सेकंड जो स्टेटमेंट है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, ऐसा नहीं होता, इनकी स्पीड काफ़ी कम होती है और ये जियो सिंक्रोन सैटेलाइट को अफेक्ट नहीं करते, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो है 1 और 3 हो जाएगा। पर एग्जाम टाइम पे अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इट इज़ प्रूडेंट कि आप इसको स्किप कर दें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है IMF से रिलेटेड। IMF स्पेशल ड्राइंग राइट इज द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट इज RBI सेल ऑफ डॉलर टू सपोर्ट अ फॉलिंग रुपीज, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर फॉलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 2022। तो ऐसे सवाल में आपको क्या समझना है कि पहली बात तो सेकंड स्टेटमेंट की क्लैरिटी आपको तभी आएगी जब आपको इकोनॉमी के कंसेप्ट पता होंगे। मतलब द आइडिया इज नॉट टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, बस आपको ये समझाना कि जब हम किसी करेंसी को, जैसे कोई करेंसी है उसको अगर हम मार्केट में रिलीज़ करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा एक्सचेंज रेट पे, डॉलर को मार्केट में कम ज़्यादा होने से क्या इफेक्ट आएगा, या फिर आपका इन्फ्लेशन आने से क्या इफेक्ट आएगा, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। और रही बात पहले स्टेटमेंट की, तो SDR जो है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता, जबकि इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है वो बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में हमें चाहिए होता है, तो इट वुड बी प्रेफर कि वो लिक्विड में रखा जाए जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हो। तो इसीलिए जो फॉरेन करेंसी होती हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। उसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं गोल्ड को एंड देन अदर थिंग्स। तो इसमें जो जैसा हमने लिखा है कि फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो 88%, अगर लमसम लें तो 90% जो है वो यही होता है। उसके बाद गोल्ड रिजर्व 7%, SDR बहुत कम है, स्टैंड अराउंड 3.3%।
और जो रिजर्व पोजीशन है IMF पे इट इज़ अराउंड 1%। तो ऐसे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। इसमें हमें क्या करना है कि प्लेसेस जो हैं उनको उनके लोकेशन के साथ मैच करना है। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि पहला जो स्टेटमेंट है कोई लास्टला गैस फील्ड, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, तो ये सही बात है, ये बांग्लादेश है। नेक्स्ट पैसिफिक ओशन, दिस इज ऑल्सो राइट। फॉर द थर्ड वन, केन्या वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये जो पेंटालन वेटलैंड है ये हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, जिसमें मेन कंट्रीज जो हैं वो हैं ब्राज़ील, बोलीविया एंड पराग्वे। तो इसीलिए ये थर्ड वाला गलत है। और एबिजान तो आपको आइडिया होगा कि ये कैपिटल है जो एक कंट्री है कोटेड आइवरी करके उसकी, ये अभी इसमें रिसेंट समिट भी हुई थी। तो इसीलिए 2 पेयर्स ही इसमें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया आपको कि नॉलेज बेस जो उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगला स्टेटमेंट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लैक होल्स। ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल तो नहीं पर मैक्सिमम टाइम यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछता रहता है। तो पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल वर प्रेडिक्टेड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, बिल्कुल सही बात है। अगला, स्टेलर ब्लैक होल्स फॉर्म व्हेन द सेंटर ऑफ वेरी मास मैसिव स्टार कोलैप्स अपॉन इट, सही बात है, ये एक्चुअली ऐसे ही फॉर्म होते हैं। अगला है आपका ब्लैक होल्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज दे डू नॉट एमिट लाइट। अभी जो हम पहला एप्लीकेशन वाला जो सवाल है उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि ये जो है ना तो ये लाइट एमिट करते हैं और ना ही रिफ्लेक्ट करते हैं, इसकी वजह से इनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एंड फोर्थ इज अ रीजन ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ब्लैक होल इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी विच इज़ ट्रू। तो इसीलिए इसकी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी वो सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव ये किसका है? तो अभी ये न्यूज़ में था काफ़ी, ये जो है वो G7 जो है उसका है। तो ऐसे जो सवाल है ना इनमें आप कोई लॉजिक तो नहीं लगा सकते, बस करंट में क्या चल रहा है उनको आप अच्छे से पढ़ लें। स्पेशली IR का जो करंट है इंटरनेशनल रिलेशन का, उसको आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है ये आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलेंगे। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नॉन परफॉर्मिंग असेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमको पहला स्टेटमेंट इसमें दिया, ग्रॉस एनपीए इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 years ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस। आई डोंट नो कितने सारे आर्टिकल्स अभी आए हैं कि इंडिया में जो ग्रॉस एनपीए है वो डिक्रीज हुआ है, तो इसीलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगला, लो लेवल्स ऑफ प्रोविजनिंग बाय बैंक्स नैरोज द गैप बिटवीन ग्रॉस एंड नेट एनपीए, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2 ओनली। अगेन कोशिश करें कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं तो कंसेप्ट जो है उनको थरोली पढ़ने की। हमारा अगला क्वेश्चन है ई वे बिल से रिलेटेड, ये जो है GST से रिलेटेड है, आपको आइडिया होगा। तो पहला ये स्टेटमेंट जो है इसमें, इट इज़ मैंडेटरी फॉर इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹5,000 इन मोटराइज्ड कन्वेयंस। ये 5,000 नहीं होता, ये होते हैं 50,000 रुपीज़। तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम यूपीएससी में से सवाल देखते हैं, फिगर देखते हैं, तो हम बहुत अटेंटिव नहीं होते हैं, इसीलिए 5 को हम खुद ही 50 पढ़ लेते हैं कि हाँ पढ़ा तो यही था, और सवाल जो है वो एंड में गलत करके आ जाते हैं। इसीलिए आप जो फिगर्स हैं, डेटा, उनको अच्छे से पढ़ें। अगला है जो है वो बात कर रहा है कि वैलिडिटी ऑफ ऑल ई वे बिल इज फिक्स्ड एज 7 days। आपको पता होगा कि अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, तो इसीलिए ये डिफरेंट होता है। एक सिंगल जो ई वे बिल है वो नहीं होता है कि केवल 7 दिन के लिए ही हो। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, नीदर 1 नॉर 2। डिटेल्स आप जो है इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। इसमें हम बात कर रहे हैं वॉस्त्रो अकाउंट और नॉस्त्रो अकाउंट की। इंडिया जो है वो रशिया से सेटलमेंट कर रहा है। इंडिया और रशिया के कंटेक्स में ये काफ़ी न्यूज़ में था कि पेमेंट सेटलमेंट कैसे हो। तो इसमें क्या किया, स्टेटमेंट उल्टा दिया हुआ है। वॉस्त्रो की डेफिनेशन नीचे दे दी है और नॉस्त्रो की डेफिनेशन ऊपर दे दी है। अगेन इकोनॉमिक क्वेश्चन, तो आई वुड प्रेफर कि इनको आप पढ़ें। हो सकता है कि यूपीएससी में एज इट इज़ आ जाए, डिटेल देके पूछ लें कि इट इज़ अबाउट, तो ऑप्शन दे दे वॉस्त्रो, नॉस्त्रो, जॉइंट अकाउंट, थर्ड पार्टी या कुछ भी। तो आप कोशिश करें ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ लें और 1-2 लाइनें और एक्स्ट्रा समझ लें। नाउ द नेक्स्ट इज PM मित्रा स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज बेस्ट रिलेटेड टू। ये जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। PM मित्र जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ने बजट में भी अनाउंस करी थी कि जो टेक्सटाइल जो है उसको बढ़ाना है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगेन इट इज़ अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इसको गैस करना बहुत ही मुश्किल है नाम से।
हमारा अगला जो सवाल है वो है ओशन थर्मल एनर्जी से रिलेटेड। ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में बहुत स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय हार्नेसिंग थर्मल ग्रेडियंट बिटवीन ओशन सरफेस एंड एयर। तो ओशन सरफेस और एयर में नहीं होता, ये ओशन की अपर और लोअर सरफेस के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत होगा। तो आंसर है 2, 3 या 3। सेकेंड है इंडिया फर्स्ट ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट इज सेटअप इन गुजरात। ये गुजरात में सेटअप नहीं हो रहा है, ये जो प्लांट है वो आपका सेटअप होगा लक्षद्वीप में। कहाँ सेटअप होगा? लक्षद्वीप। यहाँ शायद राइटिंग इशू है, लक्षद्वीप में। और थर्ड जो ओटी प्लांट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिसैलिनाइजिंग ओशन वाटर, इट इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओनली। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको काफ़ी अटेंटिव रहना है, वरना जो क्वेश्चन है वो आप क्या करेंगे? गलत कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उनके बारे में आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले बात हो रही है एक 3 स्टेज व्हीकल है जिसमें सारा सॉलिड फ्यूल प्रपल्शन होता है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट आपको दिया है कि ये जो है वो पेरीलोड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं लेके जा सकता, ये स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अगेन दिस इज़ अ टेक्निकल क्वेश्चन, तो इसमें प्रेफर हम करेंगे अगर नॉलेज है और आता है तो हम स्टेटमेंट को सही ले जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मे लीड टू इंक्रीज इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किन किन चीज़ों से इंक्रीज होगा? तो सबसे पहले राइज इन बुलियन प्राइस, सही है। अगला है यूएस डॉलर एप्रिसिएशन। देखिए यूएस डॉलर अगर एप्रिशिएट होगा तो इसका मतलब ये कि बाकी जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू घटेगी। इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व में तो अलग अलग काफ़ी सारी करेंसीज होती हैं, तो इसीलिए इससे क्या होगा? इनडायरेक्टली इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, बिल्कुल सही बात है, रुपी की वैल्यू बढ़ेगी। फोर्थ है राइज इन मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, ये भी सही है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और चौथा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है उनमें भी राइज होने से। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? बी आपका 1, 3, 4, 5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको स्टेटमेंट जो है इनको मैच करना है कि इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है। तो आपने देखा होगा भी काफ़ी न्यूज़ में था कि अंडमान जो है वो इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो इसमें गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। इंडिया का पहला जो डार्क स्काई रिजर्व है वो हानले में होगा और पहला जो लिथियम सेल प्लांट है वो तिरुपति में होगा। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पहला जो है वो असर्शन है और दूसरा जो है रीजन है। तो असर्शन दिया है पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर आर्टिकल 368 एक्सपांड इट्स अमेंडिंग पावर सो एज टू एक्वायर फॉर इटसेल्फ द राइट टू रिपील और एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन और टू डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक फीचर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपने मिनरवा मिल जो केस है 1980 का उसमें भी पढ़ा होगा कि यही बात बोली गई है। अब अगले इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन इज कन्फर्ड ओनली अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑन द पार्लियामेंट विच कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एब्सोल्यूट पावर। सही बात है, वरना तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ही खतरे में आ जाएगा। तो इसमें दोनों ही सही है, ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी अच्छे से करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जब भी आप पॉलिटी में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उन पर ध्यान दें। नाउ द नेक्स्ट इज ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूपीएससी पूछता है कि ये प्लेसेस जो न्यूज़ में उसका लोकेशन से आप मैच करें। तो इसमें आपको आइडिया होगा जब कारिश जो गैस फील्ड है वो इजराइल में है। कहाँ है कारिश गैस फील्ड? इजराइल में। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। गैलापागोस आइलैंड जो है वो इक्वेडर के अंदर आता है, लंदन जर्मनी में है, और टिग्रेज इन इथोपिया। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी 1, 2, 4 क्योंकि कारिश जो गैस फील्ड है वो कहाँ है? इजराइल में। आई होप ये डिस्कशन जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। Thank you very much.